अंकित, आज हम तुझसे कुछ सीखेंगे। आखिर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने भी बोल ही दिया कि राम राम भाई सारन है। ये नेशनल डायलॉग बन चुका है आज की डेट में, जो अंकित भाई के द्वारा स्टार्ट किया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है यार, देखो समाज में ना जब आप लोग कुछ नेगेटिव चीजें लेकर आते हो तो बड़ी तेजी से फैलती हैं, पर लेकिन जब कोई अच्छी चीज अगर लेकर आते हो ना वो आराम आराम से फैलना स्टार्ट होती है। पर लेकिन ये एक ऐसी पॉजिटिव चीज है जो कि काफी फास्ट तरीके से समाज के अंदर में फैली है आज की डेट में। जिस तरीके से इन्होंने 75 डेज का चैलेंज जो है वो एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट करने के बाद में उसको फॉलो किया, और 75 कंप्लीट होने के बाद में भी उसको आगे एक्सटेंड करते हुए जा रहे हैं। तो इससे बहुत सारे लोग जो हैं आज की डेट में उनके अंदर एक चेंज आया है, और बहुत सारे लोगों ने आज की डेट में इनसे इंस्पायर होकर कम से कम अपनी लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव करना स्टार्ट कर दिया है। तो अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो यहाँ पर इनसे मिले, क्योंकि आप लोगों को पता है आज है 2 अक्टूबर, और 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती के साथ साथ में आप लोगों को पता है एक और इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी को हम लोग याद करते हैं। बताइए उनका क्या नाम है, अभी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा काफी अच्छे से। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि एक ऐसा ही चैलेंज हम लोगों ने भी स्टार्ट कर रखा है। ये चैलेंज आप लोग 21 दिन का भी ले सकते हैं, या फिर किसी को लग रहा है 75 डेज तो 75 डेज भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आप लोगों को 5 काम करने हैं रेगुलरली। टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है, इसका 1 नंबर आप लोगों को मिलेगा। दूसरा, यहां पर उठते ही पानी पीना है, गुनगुना रहेगा तो और अच्छा है। अपना रेगुलर शेड्यूल बनाना है कि आज आप लोग क्या करने वाले हो। आपकी प्रोडक्टिविटी इस तरीके से बढ़ेगी ना कि आप लोग कभी यकीन नहीं कर पाओगे कि ये प्रोडक्टिविटी मतलब हमारी ही है क्या, क्योंकि आप लोगों ने इससे पहले कभी अपना इतना इफेक्टिवली टाइम का यूटिलाइजेशन देखा ही नहीं होगा जितना यहां पर आएगा अगर ये काम करोगे। और मॉर्निंग में अगर आप लोग 15 से 30 मिनट की एक्सरसाइज कर लोगे, पूरे दिन वो आप लोगों को एनर्जी में यहां पर बना के रखेगी। और एक है यहां पर ये क्या करना है, ये है बेसिकली किसी का नंबर 0 ना आए, इसलिए यहां पर ये भी एक डिसिप्लिन का काम है, क्योंकि ये भी सबके बस की बात नहीं होती है, कई सारे इसको भी भूल जाते हैं। तो अगर कोई 5 में से 5 नंबर अगर नीचे बोल रहा है कि सर मेरे आए हैं, तो उसको अप्रिशिएट करना, क्योंकि ये सबके बस की बात नहीं है। और ये चैलेंज मैं देखना चाहता हूं कि आप में से कौन कौन पूरा करेगा, क्योंकि ये भी एक ऐसा चैलेंज है जो कि बहुत कम लोग इसको पूरा कर पाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम तो डेली टाइम पर सोना, टाइम पर उठना, इसी में मैक्सिमम फेल होते हुए आप लोगों को नजर आएंगे। ये सबसे खतरनाक लेवल का है। और एक दिन अगर आप लोगों का मन नहीं किया एक्सरसाइज करने का, तो फिर काम नहीं खत्म, फिर से स्टार्ट करना है। 21 के 21 दिन पूरा डिसिप्लिन में फॉलो करना है। तो देखता हूं आप में से कौन जीत कर सामने आता है, और जो जीत कर सामने आएगा उसके लिए प्राइज भी दिया जाएगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना। बाकी बहुत बड़ा ही शानदार आज का डिस्कशन रहेगा, बहुत सारे प्यारे प्यारे आर्टिकल में डिस्कस करने वाला हूं। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में भी जानेंगे, इंपॉर्टेंट डे भी देखेंगे, और इसी के साथ में हमारे देश के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने भाई साहब झंडा गाड़ दिया है, मतलब सैल्यूट करना है, खड़े होकर सैल्यूट मारने का मन कर रहे हैं। 13 गोल्ड हो गए भाई साहब, और अभी 2 अक्टूबर है, 8 अक्टूबर तक यहां पर ये चलने वाला है। टोटल मिलाकर 53 मेडल यहां पर हमारे हो चुके हैं। 21 रजत पदक है, यहां पर कांस्य पदक है 19, और स्वर्ण है यहां पर 13। तो टोटल मिलाकर हम जो है 4थे नंबर पर है। लगता नहीं है कि हम लोग यहां पर इससे हमको यहां पर ओवरटेक कोई कर पाएगा, उससे ऊपर जाना भी हो सकता है, शायद पॉसिबल ना हो फिलहाल के टाइम पर अगर देखा जाए तो। 4थे नंबर पर जहां तक लगता है कि हमारी जो आप लोगों को यहां पर हमारी जो है पोजीशन आप लोगों को 4th नंबर पर यहां पर देखने को मिलेगी। चीन पहले पर है, दक्षिण कोरिया यहां पर दूसरे नंबर पर है, जापान तीसरे पर, इंडिया, और फिर है उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो यहां पर आप लोग देखते हैं तो यहां पर है हमारा प्यारा भारत। तो ये आप लोग एग्जैक्ट पोजीशन देखते हैं। तो जो भी यहां पर खेल रहे हैं तो सैल्यूट है उनको, देश का नाम रोशन कर रहे हैं। इसी के साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर है, अगर जिंदगी में आप लोग देखो, सबसे बड़ी बात होती है कि आप लोगों के हौसले बुलंद रहे, क्योंकि आप लोगों ने कोई भी काम अगर स्टार्ट कर दिया है, सबसे दिक्कत वाली बात यह होती है कि इंसान स्टार्ट तो कर देता है पर लेकिन उसको कंटिन्यू नहीं रख पाता है। तो अपने हौसले बुलंद रखेंगे तो ही किस्मत भी सलाम करेगी। ये अभी आप लोगों ने अंकित देखा, बंदे ने अपना हौसला नहीं डिगने दिया। और एक ऐसा बंदा जो कि जोमेटो के लिए काम कर रहा है, एक ऐसा बंदा जो कि यहां पर मिस्त्री बन रहा है, वहां पर काम कर रहा है, एक ऐसा बंदा जो कि शादी में फल फ्रूट्स काटे जाते हैं उनके लिए काम कर रहा है 100 200 रुपए लेकर वहां पर, वो बंदा आज की डेट में देश के प्राइम मिनिस्टर के साथ में खड़ा होकर बेसिकली प्राइम मिनिस्टर जी के साथ में एक तरीके से एक सहयोग देता हुआ नजर आ रहा है। तो यहां से आप लोग देखिए, ये होता है जज्बा कि इंसान कहां से उठकर कहां पर पहुंच गया। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये बंदा इतना ग्राउंड टू अर्थ है, मतलब डाउन टू अर्थ आप लोगों को देखने को मिलेगा। उन्हें कहते हैं कि जैसा कैमरे के सामने ऐसा ही कैमरे के पीछे भी आप लोगों को नजर आएगा। कई सारे लोग ऐसे हैं जो इनके साथ में कनेक्टेड हैं, वो बताते हैं कि बंदा बिल्कुल ऐसा ही है, सिंपल बिल्कुल ऐसा कैसा ही। तो ये होते हैं रियल पर्सन, जो कि आप हमेशा जो एक तरीके से आप लोगों को एक पॉजिटिव वाइब्स देते हुए नजर आएंगे। तो कुछ ऐसा करो यार कि आपको सीखकर कम से कम 4 या 5 लोगों की जिंदगी चेंज हो जाए, तब जिंदगी जीने का मजा आएगा। 2 अक्टूबर है, 2 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी से रिलेटेड है।
दोनों के नाम जो है वो आप लोगों को बताने हैं, देखता हूं कौन कौन बता पाते हैं नाम इनके तो बता ही दोगे। बेसिकली गांधी जयंती है 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट की जाती है, और याद रखना यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे है नॉन वायलेंस से रिलेटेड, ये भी यहां पर सेलिब्रेट किया जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा यहां पर बोला गया था, तो ये क्वेश्चन भी कई बार आप लोगों से पूछ लिया जाता है। दूसरे हैं यहां पर लाल बहादुर शास्त्री जी, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। इनकी सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगती थी जब भी इनके बारे में पढ़ता था कि ये कोई भी चीज अगर देश के ऊपर इंप्लीमेंट करते थे तो पहले अपने ऊपर उसको इंप्लीमेंट करके देखते थे। यानी कि देश में अनाज की कमी थी तो जय जवान जय किसान का नारा दिया गया, पर देश को भूखा रहने के लिए भी बोला हफ्ते में 1 दिन, पर उससे पहले इन्होंने अपने घर वालों को बोला कि पहले मेरा घर अगर भूखा रहेगा तो मेरा देश भी भूखा रह सकता है, तो वो पहले इंप्लीमेंट अपने घर पर किया। सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो कि काफी कम समय के लिए रहे, और 6th ये होम मिनिस्टर थे इंडिया के जो कि 1961 से 1963 तक रहे देश के, तो काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। तो दोनों को सर झुकाकर नमन है पूरी एसएलवी टीम की साइड से। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आप लोग यहां पर याद रखते हैं। और यूएन जनरल असेंबली के द्वारा ये नॉन वायलेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है आज ही के दिन। इसके पीछे बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सी एक स्टोरी मैं आप लोगों को बताता हूं। एक आर्टिकल भी आप लोगों को यहां पर कवर हो जाएगा। आप लोगों ने क्यूबियन मिसाइल क्राइसिस के बारे में सुना होगा। 1962 की बात यहां पर आप लोगों को देखने को मिलती है। एक देश है जिसका नाम है क्यूबा। क्यूबा आप लोगों को यहां पर एक कैरिबियन कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी। एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग यहां पर देख सकते हैं। ये क्यूबा जो है यहां पर कहने के लिए तो अमेरिका के नीचे है, पर लेकिन ये फॉलो करता था यूएसएसआर के, जो बेसिकली आप लोग बोल सकते हो एक तरीके से नहीं रूल और रेगुलेशन, एक कम्युनिस्ट कंट्री बनने की कैटेगरी में यहां पर ये आप लोगों को चलता हुआ नजर आया। तो इसकी वजह से यूएसए को बड़ी मिर्ची लगती थी। तो यहां पर इतनी बुरी कंडीशन हुई यहां पर इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर में यहां पर एक मिसाइल क्राइसिस के नाम से हिस्ट्री में जाना जाता है। और जब मैंने पहली बार आप लोगों का लेक्चर लिया था यूट्यूब पर, तो यहां पर ये टॉपिक मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। खोल के देखना 28 नवंबर 2016 की वो वीडियो है। तो काफी तसल्ली में ये टॉपिक भी मैंने उस दिन कवर किया था। ये जो पर्टिकुलर पर्सन है जिनका नाम है वेस्ली आर्किपोव, यहां पर 3 लोग थे। अगर ये 3 लोग में से अकेला इंसान ऐसा था जिन्होंने मिसाइल का यूज करने से वहां पर मना कर दिया था। अगर उस दिन क्यूबा के ऊपर मिसाइल का इस्तेमाल हो जाता तो आज दुनिया का स्ट्रक्चर कुछ और ही नजर आता, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा ही माहौल बन जाता जैसे जापान के अंदर में हिरोशिमा नागासाकी की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती थी। तो यहां पर यह बोला जाता है कि ये कहीं ना कहीं काफी ज्यादा एक तरीके से इन्फ्लुएंस आप लोगों को देखने को मिल रहे थे महात्मा गांधी जी की आइडियोलॉजी से, क्योंकि उस टाइम पर यूएसए और यूएसएसआर आमने सामने खड़े हुए थे। और अगर 3 लोगों में से ये एक अकेला बंदा था जिसने यहां पर मना कर दिया कि नहीं मिसाइल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मतलब कहने का यह है कि आप लोगों की किसी के साथ में लड़ाई हो गई। हर एक इंसान ये मन करता है कि सामने वाले का सर फोड़ दे, सामने वाले को बर्बाद कर दे, इसको मिटा दे धरती पे से। ऐसी चीजें नॉर्मल इंसान के दिमाग में बड़ी फ्रीक्वेंटली आती है। पर लेकिन असली ताकतवर इंसान कौन है कि उस गुस्से को पी जाना और वहां पर सिचुएशन को संभाल कर एक पॉजिटिव माहौल बनाकर निकल जाना। ये आसान काम नहीं है, बहुत ही ताकतवर बहुत ही तकड़ा काम आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इस इंसान ने वही काम किया। यह माना जाता है कि इस इंसान की वजह से वो क्यूबियन मिसाइल क्राइसिस जो है वो वहां पर एक चरम सीमा पर पहुंचने से रुक गया, वरना आज की डेट में क्यूबा की कुछ और कंडीशन देखने को मिलती और दुनिया की कुछ और स्ट्रक्चर नजर आती, क्योंकि रियलिटी में क्यूबा नहीं लड़ रहा था, वहां पर यूएसए और यूएसएसआर आमने सामने खड़े थे। तो एक नेक्स्ट लेवल का आप लोग बोल सकते हैं कि एक युद्ध आप लोग को विश्व युद्ध 3 यहां पर चलता हुआ नजर आता, अगर ये क्राइसिस उस टाइम पर न टलता। यह माना जाता है कि कुछ टाइम बाद कर यहां पर इनके लिए बोला गया कि इन्होंने दुनिया को बचा लिया। ये बात इनके लिए लिखी गई कई सारी पत्रिका में, कई सारी मैगजीन के अंदर में, क्योंकि उस टाइम पर अपने आप को शांत रहकर ऐसा डिसीजन लेना ये एक नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं होती है। कोई ऐसा इंसान ले सकता है जो उसके पीछे के कॉन्सिक्वेंसेस समझ सकता हो। तो इसलिए इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के तौर पर आप लोग यहां पर इनका नाम जो है वो याद रखिएगा। कल को क्वेश्चन ही पूछ लिया जाए तो आप लोग को आइडिया होना चाहिए। तो महात्मा गांधी जी का जो बर्थडे है वो नॉन वायलेंस के तौर पर सेलिब्रेट किया था, क्योंकि उन्होंने भी हमेशा इसी चीज पर फोकस किया कि कभी भी वायलेंस से वॉर नहीं जीती जाएगी। नॉन वायलेंस एक ऐसा हथियार था कि इंसान ने कभी बिना बंदूक उठाए जो है 200 साल का जो रूल था वो देश के अंदर में उसको उखाड़ फेंका। तो इसलिए कहते हैं कि कई सारे लीडर ये बोलते हैं कि आने वाली जनरेशन ये विश्वास नहीं कर पाएगी कि ऐसा भी पॉसिबल है क्या, जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा करके दिखाया गया। इसलिए दुनिया भर की यूनिवर्सिटी में आप लोगों को इनकी स्टैचू देखने को मिलेगी और दुनिया भर के लोग आज की डेट में यहां पर इनके बारे में बातें करते हुए पाए जाते हैं। तो ये थे हमारे देश के लीडर जिनको बेसिकली नोबेल प्राइज ही मिलना था। हालांकि उस टाइम पर कंडीशन ऐसी नहीं बन पाई, पर लेकिन सिचुएशन ये है कि आज की डेट में आप लोग देख सकते हैं कि यहां तक इस तरीके से दुनिया को बचाया गया है एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के द्वारा। ठीक है,
तो क्या कैसा लगा, ये कुछ नया जानने को मिला तो बताइएगा जरूर। कुछ अच्छा अगर आप लोगों की आज की बेसिकली जो करंट अफेयर की डिक्शनरी में कुछ नया ऐड हुआ हो तो। और जो ये न्यूज़ थी स्टार्टिंग में बेसिकली आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर भी कवर की गई, अगर आप लोग यहाँ पर इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये न्यूज़ थी। बाकी आज के जो आर्टिकल हैं बहुत ही शानदार हैं, आज आप लोगों को मजा आने वाला है। इतने प्यारे प्यारे आर्टिकल हैं, इतना कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा। और हमारे संविधान, गांधी जी के द्वारा भी एक नया संविधान बनाने की कोशिश की गई थी। किस किस को इसके बारे में पता है? देखो आर्टिकल सुनने का फायदा क्या होता है ना, आज आप लोगों को पता चलेगा। बहुत ही शानदार आर्टिकल देखने को मिलेंगे यहाँ पर आज के इस पर्टिकुलर डिस्कशन में। आखिर मालदीव के साथ में हमारे अच्छे रिलेशन जो है वो खटास में क्यों पड़ने जा रहे हैं, इसके अंदर डिस्कस करेंगे। पूरा इंडिया आउट कैंपेन के बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा काफी अच्छे से। आज का एक ऐसा आर्टिकल जो कि आप लोगों को रुला देगा अगर आप लोग इसके बारे में समझोगे। इतनी बुरी कंडीशन देखने को मिली पर एक ऐसा एग्जाम्पल सेट हो गया आने वाली जनरेशन के लिए, क्या है पूरा अच्छे से समझेंगे। ये आर्टिकल भीमराव अंबेडकर जी कैसा संविधान बनाना चाहते थे और गांधी जी कैसा संविधान बनाना चाहते थे, उसके बीच में कंपेयर कर एक बड़ा ही प्यारा सा कंक्लूजन निकालता हुआ बहुत ही शानदार आर्टिकल है, जिसमें बेसिक मैं आप लोगों को पॉलिटी के कुछ पोर्शन भी डिस्कस करता हुआ नजर आऊंगा। स्टैटिक और करंट का प्यारा सा मिक्सचर आप लोगों को देखने को मिलेगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग। ये एक फ्यूचरिस्टिक आर्टिकल है, अभी भी न्यूज में है, ये 2024 में भी न्यूज में आएगा। आखिर क्या है पूरा बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के साथ में हम लोग समझेंगे। टीबी के बारे में बात की जा रही है, एजिंग लोगों के लिए टीबी की बेसिकली दवाई की रिक्वायरमेंट किस तरीके से है और दवाई की शॉर्टेज के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। पूरा मुद्दा क्या है अच्छे से हम लोग यहाँ पर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये आर्टिकल पॉलिटिकल है, बेसिकली लोकल है, आंध्र प्रदेश के बारे में छोड़ सकते हो। यहाँ पर तमिलनाडु जो बेसिकली बीजेपी के बीच में जो अभी गठबंधन टूटा है तो उसके बारे में इसको भी आप लोग इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। एक आर्टिकल होगा यहाँ पर सेविंग के बारे में, ये आप लोगों को अलग से देखने को मिलेगा। और एक आर्टिकल यहाँ पर होगा कि किस तरीके से आज की डेट में यूनिसेफ के बारे में बात की जा रही है और किस तरीके से क्लाइमेट चेंज जो है बच्चों के ऊपर इंपैक्ट डाल रहा है उसके बारे में बात की जा रही है। ये भी एक डिफरेंट लेवल का आर्टिकल है। तो ये तो हो गए आप लोगों के एडिटोरियल की कैटेगरी में, टोटल मिलाकर 7 एडिटोरियल तो ये हो गए आप लोगों के, 7 आर्टिकल तो ये हो गए। और बाकी के छोटे छोटे बहुत सारे आर्टिकल में डिस्कस करूंगा, तो इंफॉर्मेशन से ओवरलोडेड बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के साथ में और आप लोगों का सोचने समझने की क्षमता भी बढ़ाता हुआ नजर आएगा। शानदार डिस्कशन देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट डे है आज का 2 अक्टूबर, बता दिया, नॉन वायलेंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और एक छोटी सी प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है, बच्चे हैं बहुत सारे यहाँ पर, बेसिकली कई सारे बच्चों ने यहाँ पर लगभग 132-35 के करीब यहाँ पर ये गांधी जी की छोटी छोटी सी स्टेचू बनाई है। तो इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये एक इंटरेस्टिंग लगी मुझे पिक्चर, लगा कि आप लोगों के साथ में शेयर किया जाए। वैसे महात्मा गांधी जी का कौन से नंबर का बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। 132 नहीं है, सॉरी, ये उतनी ही है जितना नंबर का शायद बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, उतनी ही है शायद, आई थिंक, ठीक है। तो इनको अभी प्रदर्शनी में लगाया जाएगा और ये बच्चों ने बनाई है। 1 किलो से लेकर 5 किलो तक का आप लोगों को इनका वेट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बताइए, देखता हूं कौन इसके बारे में सही बता पाता है। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी भी मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा। कल आप लोगों का टेस्ट था बेसिकली एप्लीकेशन के ऊपर में, तो वो सर्वर थोड़ा डाउन चल रहा था, उसकी वजह से वो टेस्ट जो है पब्लिक नहीं हो पाया। अब टेस्ट जो है वो पब्लिक हो चुका है, उसको जाकर आप लोग अपना टेस्ट दे सकते हैं। हालांकि सी सेट का टेस्ट जो था वो पब्लिक हो गया था, वो तो कई सारे बच्चों ने दिया, पर लेकिन जीएस का नहीं हुआ था, ठीक है, क्योंकि वो मॉर्निंग में था। तो फिर टीम ने उसको सही कर दिया था, हालांकि थोड़ा लेट हुआ। आप लोग दोनों जगह से इसको यूज कर सकते हैं, ये वेबसाइट हो गई और ये एप्लीकेशन दोनों जगह से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग जाएंगे, यहाँ पर आप लोगों को टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी। इसके अंदर में यहाँ पर आप लोग जब जाओगे तो सारी चीजें आप लोगों को नजर आ जाएगी, तो आराम से जाकर आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो अपना कंप्लीट कर लेना टेस्ट सीरीज जिसकी बची हुई है, क्योंकि काम पेंडिंग नहीं छोड़ना है। जो दिन का काम होता है उसी दिन निपटा देना, इससे आप लोग अच्छे से कॉन्फिडेंट भी रहोगे और सारी चीजें कवर करते हुए चलोगे, ठीक है। दोस्तों, एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं, यानी कि थोड़ा सा रुको, न्याय जरूर मिलेगा। सेम बात मैं आप लोगों को हमारे देश की जुडिशरी के बारे में बोल सकता हूं कि जुडिशरी कई बार हो सकता है कि जजमेंट थोड़ा लेट दे, पर लेकिन वो जब जजमेंट देगी तो वो सारी चीजें जो हैं वो पलट कर रख देगी। अभी ये एक ऐसा जजमेंट है जिसको सुनकर हो सकता है कि कईयों की आंखों में आंसू आ जाएं कि आखिर ऐसा कोई कैसे कर सकता है। ये लगभग 3 दशक पुरानी बात है, लगभग 30 साल पुरानी बात है, जो मैं आप लोगों को यहाँ पर इसके बारे में बता दूंगा यहाँ पर। और बात की जा रही है विचाती, एक पर्टिकुलर एरिया है, ये बेसिकली ये तमिलनाडु के अंदर में है, जिसको विचाती जजमेंट का भी नाम यहाँ पर दिया गया है। अभी एक जजमेंट आया यहाँ पर पर्टिकुलर हाई कोर्ट के अंदर से, जिसके चलते पूरा मुद्दा भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मतलब एक तरीके से आप लोग यहाँ पर जब इसके बारे में सुनेंगे कि मद्रास हाई कोर्ट ने अभी यहाँ पर ये जो न्याय दिया है आदिवासी कम्युनिटी को, और उन्होंने स्टेट यानी कि सरकार को हराया है इस पर्टिकुलर जजमेंट में। आखिर हुआ क्या था, मैं आप लोगों को पूरी कहानी बताता हूँ। आप लोगों ने जो अल्लू अर्जुन की मूवी है बेसिकली देखी होगी पुष्पराज,
उसमें क्या करता है वो बंदा वहां से जंगल से जो है बेसिकली चंदन की लकड़ियां चुराता है और उनको बेचता है। तो यहां पर इस पर्टिकुलर गांव के अंदर में जो कई सारे बेसिकली पुलिस ऑफिसर, फॉरेस्ट इसी के साथ में गार्ड, इसी के साथ में रेवेन्यू ऑफिसर, वो एंट्री करते हैं लगभग 269 के नंबर में इस पर्टिकुलर विलेज के अंदर में। और इस विलेज के अंदर में उनके ऊपर आरोप लगाया जाता है कि ये आदिवासी कम्युनिटी जो है ये यहाँ पर चंदन का व्यापार करती हैं, उसको इलीगल तरीके से यहाँ पर इकट्ठा करके रखती हैं। इनके ऊपर ये आरोप लगाया जाता है कि चंदन की लकड़ी की स्मगलिंग कर रहे हैं। और यहाँ पर हमारे ही देश के पुलिस वाले, फॉरेस्ट वाले, रेवेन्यू वाले वहां पर क्या करते हैं, इतनी बुरी कंडीशन करते हैं जैसे मूवीज में दिखाया जाता है। लगभग 3 दिन तक गांव में जो लोग थे, जो महिलाएं थी, जो बुजुर्ग थे, जो बच्चे थे, किसी को नहीं छोड़ा गया। बच्चों को पीटा गया, महिलाओं को पीटा गया, वहां पर बुजुर्गों को पीटा गया, उनके घर जो हैं वो डिस्ट्रॉय कर दिए गए। कुएं जो होते हैं ना पानी पीने के, उसमें जहर डाल दिया गया। और लगभग 18 जो महिलाएं हैं, इसी के साथ में इंक्लूडिंग ए गर्ल, उसकी लड़की का रेप किया गया एक तरीके से यहां पर इस पर्टिकुलर ये एरिया के अंदर में। और ये कौन कर रहा था, ये हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट कर रहे थे इस पर्टिकुलर एरिया को खाली कराने के लिए। कहीं ना कहीं आप लोग ऐसा बोल सकते हो। ये हरकतें देखने को मिली थी 20 जून 1992 में। और आज हम लोग बैठकर इसके बारे में बात कर रहे हैं। उन सबको कटघरे में खड़ा कर दिया गया है इस जजमेंट के बाद में, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर केस था ना, ये केस जो है वो सीबीआई को यहां पर सौंप दिया गया। और उस टाइम पर चीफ मिनिस्टर साहब कौन थे, उस टाइम पर जयललिता जी जो थी वो यहां पर चीफ मिनिस्टर हुआ करती थी। मतलब समझ रहे आप लोग, यहां पर एक तरीके से सोच सकते हो कि यहां पर गवर्नमेंट ऑफिशियल के द्वारा एक इतनी बुरी हरकतें की गई कि आप लोग घिन आती है एक तरीके की सोचकर भी कि कहीं ना कहीं उन लोगों ने जिनको इलेक्टेड कर बैठा है और यहां पर अपने ही देश की आदिवासी कम्युनिटी के साथ में क्या हरकतें की गई है। ये इतना खतरनाक इंसिडेंट था जिसने यहां पर लोगों को झकझोर कर रख दिया कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकते हैं। मतलब कुएं में जहर डाल दिया, समझ रहे हैं, 18 महिला और खुद एक बच्ची का रेप किया गया। तो ये एक तरीके की, और फिर इसके बाद में लड़ाई इतनी लंबी चली 30 साल तक, आप लोग समझ रहे हैं यहां पर। तो कहीं ना कहीं लड़ किसके खिलाफ रहे थे, लड़ रहे थे सरकार के खिलाफ। और सरकार के खिलाफ केस आने में टाइम लगता है जरूर, ठीक है। तो यहां पर जब ये सारे हरकत हो गई, यहां पर उनकी कोई सुनने वाला नहीं बचा। उन्होंने हाई कोर्ट की तरफ को अपना बेसिकली एक तरीके से अख्तियार किया रास्ता कि हाई कोर्ट जो है यहां पर सॉल्यूशन निकालेगा। और मैटर जैसे तैसे कर सीबीआई के हाथ में यहां पर पहुंचाया गया। तो जब यहां पर इंक्वायरी स्टार्ट हुई, सीबीआई ने अपनी चार्जशीट, आज नहीं 1996 में सीबीआई ने अपनी चार्जशीट फाइल कर दी थी। ये यहां पर आप लोग समझ रहे हैं, यहां पर यानी कि 1992 में लगभग यहां पर ये इंसिडेंट आप लोगों को देखने को मिला था। और सीबीआई ने जो चार्जशीट फाइल करी और उसके बाद में आप लोग यहां पर देखते हैं कि ये कितने लंबे समय तक चीजें चलती रही। 2001 में जो ट्रायल कोर्ट है उसके अंदर में सबको कन्विक्टेड पाया गया, ठीक है। रेप इंक्लूडिंग एट्रोसिटी की चीजें देखने को मिली। तो इनके ऊपर शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब जो एक्ट है उसके हिसाब से फिर यहां पर इनके ऊपर जो है केस जो है वो यहां पर दर्ज किया गया। इसके बाद में जब यहां पर चीजें हुई तो मद्रास हाई कोर्ट के अंदर में फिर अपील की गई यहां पर कुछ लोगों के द्वारा। चीजें यहां पर रुकी थोड़े टाइम के लिए। फिर मद्रास हाई कोर्ट ने यहां पर जो पहले डिसीजन दिया गया था उसको अपहेल्ड किया, ठीक है। कोर्ट ने नहीं, कन्विक्टेड जो पाया गया था वो सारी चीजें देखने को मिली। और यहां पर एक तरीके से जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो किस तरीके से हरकतें कर रही है, वो रियलिटी में जो कानून था उस कानून के थ्रू यहां पर उन्हीं को सीधा चेक मिल गया जो कानून नॉर्मली सरकार के द्वारा बनाया जाता है। और ये शानदार इंप्लीमेंटेशन आप लोग बोल सकते हो, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो एक्ट है उसका एक अच्छा इंप्लीमेंटेशन यहां पर निकल कर आया कि उन लोगों को इसके लिए सजा दी गई जिसके लिए वो लोग जो थे वो रेस्पॉन्सिबल थे। आप लोग खुद सोचकर देखो, जो गांव के वो लोग हो गए, मतलब बेचारे को किस लिए। आप लोगों ने कई सारी साउथ इंडिया की मूवी देखी है रिसेंटली, अभी यहां पर इस तरीके की चीजें देखने को मिलती हैं कि इस एरिया को खाली करने के लिए वहां पर क्या क्या शामदाम दंड भेद लगाए जाते हैं, क्योंकि वहां पर कोई रिसोर्सेज होते हैं। ये ऐसी कई सारी मूवीज आप लोगों ने देखी होगी। और खुद सरकार यहां पर इस तरीके की हरकतें करती हुई नजर आती है कि किसी भी तरीके से उनको वहां से हटाया जाए। पर लेकिन जो ये अभी डिसीजन है ना, इसके चलते यहां पर कहीं ना कहीं हाई कोर्ट को भी सैल्यूट करने का मन कर रहा है और उन लोगों को भी सैल्यूट करने का मन कर रहा है जो इतने लंबे समय तक ये लड़ाई लड़ते रहे और बाद में उनको न्याय मिला। तो ये दिखाता है एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अंदर में क्या पावर होती है। ये दिखाता है कि जुडिशियल सिस्टम जब इंडिपेंडेंट हो वो किस तरीके से सही अपना डिसीजन दे पाता है। और सारी कंडीशन उन लोगों के खिलाफ होने के बावजूद भी यहां पर उन लोगों को सजा नहीं मिल रही थी, अब तक इतने दिनों तक चीजें रुकी हुई थी। तो कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि सिविल सोसाइटी जब एक साथ में इकट्ठी हो जाए तो तब आप लोगों को रिजल्ट रियलिटी में निकलकर सामने आता हुआ नजर आएगा। ये देख सकते हैं डेडिकेटेड लॉयर रहे होंगे जो उनका केस लड़ रहे होंगे, बहुत सारे लॉयर खरीदे और बेचे गए होंगे। क्यों? क्योंकि सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं। खुद सोचो आप लोग, यहां पर जुडिशरी पर कितना प्रेशर बनाया गया होगा, जजों को भी यहां पर एक तरीके से खरीदने की कोशिश की गई होगी। आप लोग खुद सोचकर देखो। और यहां पर ये सारा सिस्टम चल रहा था उस टाइम पर। यहां पर ये कौन थे? एक साइड में ट्राइबल कम्युनिटी,
तो यार रियलिटी में जब इस तरीके का डिसीजन कहीं से निकल कर आता है ना, तो यहाँ कहीं ना कहीं लोगों का ट्रस्ट जो है वो डबल हो जाता है कि हाँ यार कम से कम कोई है जो कम से कम हमारे बारे में सोच सकता है। और ये पर्टिकुलर जो ये इंसिडेंट है ना, ये हाई कोर्ट के अंदर जो डिसीजन आया है, ये इसी बात को यहाँ पर दिखाता है। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी के बारे में कुछ लिखने के लिए आ जाए आप लोगों को यहाँ पर, किस तरीके से जस्टिस सिस्टम एक तरीके से काम करना चाहिए, वो सारी बातें। और एंड तक अगर बात करें यहाँ पर इनका साहस जो है, यहाँ पर आप लोग ये एग्जाम्पल एक ऐसा सेट कर दिया कि थोड़ा देर हो सकता है पर लेकिन रिजल्ट जरूर आएगा अगर आप लोग हार नहीं मानोगे। तो ये काफी एक अच्छा उदाहरण यहाँ पर पेश किया गया आने वाले लोगों के लिए भी, जो कई बार घुटने टेक देते हैं यहाँ पर सरकार के सामने या फिर ऐसे लोगों के सामने जो उनके साथ में गलत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उससे ऊपर उठकर यहाँ पर ये केस जो है, ये एक ऐसी चीज सेट करके चला गया कि आने वाले टाइम में लोग इसका उदाहरण देकर अपनी लड़ाई जो है वो कंटिन्यू रखेंगे अगर उनके साथ में कुछ गलत हुआ है तो रियलिटी में यार काफी एक तरीके से सैल्यूट करने वाली बात है यहाँ पर हर एक लोग के लिए जो कि यहाँ पर इसमें इसके अंदर में इस चीज को आगे लेकर चले और एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट आप लोगों के सामने है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे जानकर कि कम से कम कि एक न्याय मिला उनको जो कितने लंबे समय से लड़ रहे थे। ठीक है, तो ये था पूरा आर्टिकल, ये इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है। तो इसका हल्का सा आइडिया रखिए क्योंकि पता होना चाहिए कि सोसाइटी में चल क्या रहा है। और ये सारी चीजें जो कि आप लोग कल को चलकर डीएम बनोगे तो ये चीजें पढ़ी इसलिए जाती हैं क्योंकि जब आप लोग इनको खुद अपनी आंखों के सामने देखोगे तो आप लोग भी कहीं ना कहीं सिस्टम का पार्ट रहोगे। तो क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है, ये डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी आप लोग के हाथ में भी होनी चाहिए उस टाइम पर। ऐसा नहीं कि जो आप लोग किसी ने बोल दिया वही सारे काम कर दिए। तो ये सारी चीजें आप लोग समझ सकते हो। अगर एक भी इंसान वहां पर ऐसा होता बुद्धिमान जो यहाँ पर अलग तरीके से सोचता तो ना तो उन लोगों के साथ में गलत होता, ना वहां पर लड़कियों का औरतों का रेप होता, ना उनके घरों को वहां पर बर्बाद किया जाता अगर एक भी ऑफिसर वहां पर कोई ढंग का होता इन चीजों को रोकने के लिए। पर लेकिन सिचुएशन क्या है वो आप लोगों के सामने है, अब रिजल्ट क्या है वो भी आप लोगों के सामने है। तो इसीलिए कहते हैं कि ये जो आर्टिकल्स होते हैं ना, ये आप लोगों को फ्यूचर में किस तरीके से आप लोगों को सोचना है उसके लिए भी तैयार करते हैं। क्योंकि जब पोस्ट पर आप लोग बैठे रहोगे ना, वहां पर उस पोस्ट पर आप लोगों के सामने कोई ऐसा इंसिडेंट आएगा तो आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों को क्या करना है। इसीलिए इतना फोकस देते हैं सारे के सारे टॉपर की भाई साहब एडिटोरियल जरूर पढ़ लिया करो। ठीक है, तो यहां से आप लोग चीज समझ सकते हैं कि क्या क्या बातें थी सारी। दोस्तों ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है ये है मालदीव के बारे में। अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है इसकी कि हम लोगों को पढ़ना चाहिए, अभी आप लोगों को पता चल जाएगा पढ़ना चाहिए या फिर नहीं पढ़ना चाहिए। आप लोग यहाँ पर लोकेशन देखो, मालदीव की लोकेशन आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, दिख रही है। यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ ताकि आप लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें। ये देखिए मालदीव की लोकेशन एक ऐसी जगह है, इसको गेटवे बोला जाता है इंडियन ओशन के अंदर में। मतलब इतनी शानदार लोकेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। और ऊपर है एक बदतमीज देश जिसका नाम है चाइना। सोचो अगर चाइना कल को मालदीव में आकर बैठ जाए तो हमारे लिए कितना खतरनाक यहाँ पर हो सकता है। और अभी कुछ ऐसा ही हो रहा है बेसिकली मालदीव के अंदर में। क्यों? क्योंकि मालदीव के अंदर में अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए और यहाँ पर मोहम्मद जिनका नाम है मुइजू, ये है यहाँ पर ये इंसान जो कि चुनकर आ गया है। ये वो इंसान है जब हमारे खिलाफ यहाँ पर हमारे देश की आर्मी के खिलाफ, हमारे देश के खिलाफ इंडिया आउट कैंपेन चलाया गया था यहाँ पर मालदीव के अंदर में। यानी कि हमारे देश को मालदीव से बाहर निकालने की बात चल रही थी। और उस टाइम पर यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर इंसान है जो कि आप लोग यहाँ पर अभी मैंने दिखाया, ये इंसान आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देगा। ये भी आप लोगों को यहाँ पर ये है ना सर, यही दिख रहा है देखो चेहरा मिलाकर तो मतलब ये इस पर्टिकुलर पार्टी का सपोर्टर था यहाँ पर। ये पर्टिकुलर इस कैंपेन को सपोर्ट कर रहा था कि इंडिया को यहाँ से निकाल देना चाहिए। अगर मालदीव के इलेक्शन की हिस्ट्री देखोगे ना आप लोग यहाँ पर उठाकर, ये बड़ी ही अटपटी सी रही है। यहाँ पर पहले हुआ करते थे मोहम्मद नसीद। मोहम्मद नसीद जो थे ये इंडिया के बहुत फेवर में थे, काफी अच्छे से यहाँ पर बेसिकली इंडिया को सपोर्ट किया करते थे। फिर इनको हराकर यहाँ पर पार में आ जाते हैं अब्दुल्ला यमीन। ये कंप्लीटली चाइना की गोद में जाकर बैठ गए। ये समझो कि मालदीव को बेचने के चक्कर में पड़ गया। मतलब इनके टाइम पर ये बोलने लगे कि मालदीव जो है वो इतने बड़े डेट ट्रैप में फंसेगा कि अभी जो श्रीलंका के बारे में, पाकिस्तान के बारे में बोल रहे हैं, वो उस टाइम पर यहाँ पर बातें मालदीव के बारे में बोली जा रही थी कि ऐसी कंडीशन मालदीव की यहाँ पर होने वाली है। ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर सोच सकते हो कि ये किस लेवल पर जाकर इंसान काम कर रहा था। इवन हमारे देश के खिलाफ इतना था ये इंसान कि इंडिया के आउट इंडिया कैंपेन को तो इतना ज्यादा इसने बेसिकली यहां पर चलाया कि ये था कि किसी तरीके से यहां पर इंडिया निकले, क्योंकि इसको ये लगता था कि इंडिया की वजह से यहां पर हमारी जो है वो पावर नहीं चल पा रही है, हमारी पावर के अंदर में इंटरफेरेंस देखने को मिल रहा है। इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से हार गया। इसके बाद में फिर निकल कर आया अब्राहम एम सोली। तो अब्राहम एम सोली साहब जो है फिर यहां पर ये चुनकर आए काफी शानदार मेजोरिटी के साथ में। और फिलहाल अभी ये हार गए हैं और नए जो लीडर आ गए हैं वो फिर से उसी पार्टी के आ गए हैं जो कि हमारे खिलाफ यहां पर काम करने वाले हैं। तो हमारे लिए थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि मालदीव के साथ में अब हमारे रिलेशन कैसे होंगे, क्योंकि इंसान जो है ये चाइना की गोद में जाकर बैठेगा जैसे पहले वाला इंसान यहां पर चाइना की गोद में बैठा हुआ था।
आखिर क्यों हार गया ये इंसान, बेसिकली मोहम्मद सोलिह साहब जो हैं ये क्यों हार गए? कई सारे तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि इनके कोविड-19 के टाइम पर कई सारे इकोनॉमिक चैलेंज आए, ये इंसान जो है वो इकोनॉमिक्स चैलेंज को जो है वो झेल नहीं पाया, क्योंकि देश जो है वो काफ़ी हद तक टूरिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे देश से हनीमून बनाने के लिए या फिर घूमने के लिए सबसे पहला जो स्पॉट उनके सामने आता है दिमाग में वो आता है मालदीव। चलो यार मालदीव घूम कर आते हैं। तो टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मालदीव जो है वो टूरिस्ट इंडस्ट्री के लिए हब माना जाता है। अगर वहां पर टूरिज्म ही खत्म हो जाएगा कोविड-19 की वजह से तो खस्ता हालत होनी होनी है, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर कई बार अपनी ही पॉलिटिकल पार्टी के अंदर में रिफ्ट नजर आता है, तो इसकी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर में रिफ्ट भी नजर आया, ठीक है। इसी के साथ में इनकी जो एंगेजमेंट थी मोहम्मद नसीद के साथ में, उसको लेकर भी कई सारे लोग जो क्वेश्चन मार्क इनके ऊपर लगा रहे थे। और यहाँ पर इंडिया आउट कैंपेन जो है वो जोरी पकड़ रहा था, उसमें भी कई सारे लोग जो है वो इनके खिलाफ आकर खड़े हो गए थे। हालांकि डिफरेंस ज्यादा देखने को आप लोगों को मिलेगा नहीं, ये कुछ ही वोट से यहाँ पर ये इंसान ऐसा बोल सकते हैं कि पावर में आ रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत ही शानदार विक्ट्री के साथ में यहाँ पर ये पावर में आ रहा है। तो अब्दुल्ला यमीन जब प्रेसिडेंट थे यहाँ पर, उन्होंने हमारे देश के खिलाफ में अगर बात करें बहुत ही उल्टी सीधी हरकतें की, जो ये इंसान है जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया, और यहाँ पर ये डेथ ट्रैप में फंसाना चाह रहा था। पर लेकिन जैसे ही सोलिह साहब आए उन्होंने उस पर्टिकुलर पॉलिसी को वहीं पर ही रोका और कहीं ना कहीं इंडिया के साथ में अच्छे व्यापार अपने स्टैब्लिश किए। और आते ही इंडिया के यहाँ पर मतलब हमारे देश के यहाँ पर विजिट किया भारत में, और यहाँ पर इंडिया फर्स्ट पॉलिसी इसने यहाँ पर फॉलो करना स्टार्ट की। तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये, अगर मालदीव के अंदर में आप लोग जाओगे तो सबसे खतरनाक चीज क्या होती है, इंडिया और चाइना के नाम पर यहाँ पर इलेक्शन लड़े जाते हैं, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। चाइना का अगर बात करेंगे एक तरीके से दबदबा रहता है, क्योंकि चाइना के पास में पैसा है, तो चाइना पैसा फेंक और तमाशा देख वाली बात आती है, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर हम लोग स्ट्रिंग ऑफ पर्ल वाली जो पॉलिसी है, जिससे चाइना की कई सारी पॉलिसी चलती हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ले लो, वो हमको घेरने की कोशिश करता है, बहुत सारी चीजें आप लोग यहाँ पर देखते हो। तो यहाँ पर उसी में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा चाइना की जो पॉलिसी निकल कर आती है, ये यहाँ पर ये कहीं ना कहीं हमको घेरने की चारों तरफ से मालदीव उस पॉलिसी का पार्ट आप लोगों को नजर आता है। और जो शब्द यहाँ पर लिखा गया है ना कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, यानी कि मोतियों की माला, जिसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा हांगकांग से निकलकर यहाँ पर साउथ चाइना सी से होता हुआ यहाँ पर कंबोडिया के साथ में इधर यहाँ कनेक्ट होता है, म्यांमार के यहाँ पर कनेक्ट होता है, श्रीलंका के यहाँ पर, मालदीव के यहाँ पर, उधर पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट पर, फिर यहाँ पर जाकर इधर सऊदी अरेबिया तक यहाँ पर पहुंच रहे हैं। यहाँ पर ये माना ये यहाँ पर इस तक पहुंच रहा है, बेसिकली सूडान तक का। ये माना था कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल जो है ये पॉलिसी है चाइना की। ये पॉलिसी किसके द्वारा दी गई? ये पॉलिसी का नाम जो है प्रपोज किया गया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा। उन्होंने ये बोला 2004 में कि एक ऐसी पॉलिसी है जो कि इंडिया को घेरने की कोशिश की जा रही है चाइना के द्वारा, जिसका नाम दिया गया स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी का नाम यहां पर दिया गया। क्या हम लोग चुप बैठे हुए हैं? हमने कोई हथियार नहीं बनाया चाइना की इस पॉलिसी को टैकल करने के लिए। तो यहां पर उनकी मोतियों की माला है, तुम्हारा हीरो का हार है। इसको बोलते हैं नेकलेस ऑफ डायमंड, यानी कि मोतियों की माला के कंपेयर में हम लोगों ने नेकलेस ऑफ डायमंड यानी कि हीरो का हार बना दिया, जिसमें हम लोग यहां पर चाइना को टैकल करने की कोशिश करते हैं। इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा जापान, इसी के साथ में मंगोलिया, इसी के साथ में यहां पर ग्वादर था, तो यहां पर चाहबार पोर्ट ईरान का, द्यूकम पोर्ट ओमन के अंदर में है, याद रखना क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर में। इसी के साथ में एजेम्सन और सीसेल्स आइलैंड, ये यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में चेंगाई जो सिंगापुर के अंदर में पोर्ट है यहां पर। इसी के साथ में इंडोनेशिया के अंदर में यहां पर साबांग इंडोनेशिया। तो इसी की पॉलिसी के साथ में डील करने के लिए हम भी इस तरीके से अलग अलग जगह पर इंगेजमेंट अपनी रखे हुए हैं, ताकि यहां पर कहीं ना कहीं चाइना को जो है वो डील किया जा सके। तो हमने भी अपना एफर्ट जो है यहां पर लगाया है। ऐसा नहीं कि हम लोग चाइना को चाइना हमको घूरता रहेगा, डील करता रहेगा और हम चाइना को ऐसे ही छोड़ देंगे। तो इसलिए इंडियन ओशन में यहां पर दोनों के बीच में रस्साकसी चलती रहती है, इंडिया और चाइना के बीच में। और मालदीव इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर हो जाता है यहां पर कि मालदीव जो है वो किसके साथ में यहां पर रहने वाला है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली मैं आप लोगों को बताऊं, अभी बायलैटरल रिलेशन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे जब एस जयशंकर साहब मिले थे यहां पर इनके लीडर के साथ में। तो उस टाइम पर कई सारी बातें यहां पर बोली जा रही थी। हम लोग ट्रांस नेशनल क्राइम, इसी के साथ में टेररिज्म और ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकेंगे, ठीक है। इंडिया ने 24 व्हीकल जो थे और 1 नेवल बोट जी थी वो मालदीव की सिक्योरिटी फोर्स को गिफ्ट की थी कि लो तुम अपना एरिया में सिक्योरिटी प्रोवाइड करा सकते हैं। माले की कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पर ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट चलाया गया, जिसमें 500 मिलियन इंडिया के द्वारा फंड किए गए यहाँ पर। इसी के साथ में साइबर सिक्योरिटी, कैपेसिटी बिल्डिंग, हाउसिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इसके लिए 100 मिलियन का फाइनेंशियल एड दिया ये हमारे देश के द्वारा। यानी कि बहुत सारे प्रोजेक्ट हम लोग यहाँ पर चला रहे थे, बहुत सारी चीजों को लेकर। पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है यहाँ पर, जैसा मैंने बताया, मतलब कुछ ही टाइम में यहाँ पर अभी आप लोग को चौथा लीडर देखने को मिल गया, ठीक है। इसी के साथ में रेडिकलाइजेशन बहुत ज्यादा है यहाँ पर इस्लाम को लेकर। अगर बात करें, सबसे अच्छी बात बांग्लादेश के बारे में मुझे यही लगती है, वहां पर शेख हसीना जी हैं,
तो वो चीज़ों को कंट्रोल किए हुए हैं, वहाँ पर रेडिकलाइजेशन आप लोगों को ना के बराबर देखने को मिलता है। पर लेकिन मालदीव के अंदर ऐसा नहीं है। पाकिस्तान बेस्ड जिहादिस्ट कम्युनिटी आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी लार्ज स्केल पर देखने को मिलेगी, जो कि कई बार भारी पड़ जाती है और इंडिया के अगेंस्ट काफ़ी लार्ज स्केल पर चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये सिचुएशन आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। चाइना की स्ट्रिंग पॉलिसी जो है यहाँ पर, जब भी उसके बारे में बताया, चाइना की स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस है यहाँ पर इसके आसपास में, और मालदीव जो है वो यहाँ पर स्टार्ट कर चुके हैं यूजिंग चाइना का जो कार्ड है बेसिकली इंडिया के खिलाफ। आप लोगों को इंटरेस्टिंग चीज मैं बताता हूँ, चलिए यहाँ पर आप लोग ये जानकर हैरान होंगे। ये जो सारे देश है ना, छोटे छोटे से आप लोग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जैसे बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, या फिर म्यांमार हो गया, या श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, या कोई दूसरा देश और भी जो आपके याद आ रहा हो। इनको पता है कि चाइना की और इंडिया की यहाँ पर बनती नहीं है, और सबसे बड़े दो प्लेयर हैं यहाँ पर इंडिया और चाइना। तो इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या यहाँ पर जो देखने वाली बात होती है, ये भाई साहब छोटे छोटे देश भी ना यहाँ पर कार्ड खेलते हैं। मतलब कि इंडिया को कि तुम हमारा साथ दो, हमको ये चीजें प्रोवाइड कराओ, नहीं तो हम लोग चाइना से जाकर ले लेंगे, यानी कि चाइना की गोद में बैठ जाएंगे। चाइना को सेम बोलते हैं कि तुम हमको ये हेल्प कर दो, नहीं तो हम लोग इंडिया से जाकर ले लेंगे। तो ये चाइना और इंडिया कार्ड खेलते हैं, और इसमें इनकी बल्ले बल्ले हुई रहती है। पर इनको ये नहीं पता कि जिस दिन यहाँ पर 200 में से कोई से का भी दुश्मन बनेगा, उसी दिन तुमको चबा जाएंगे बिना पानी के कोई सा भी देश, ठीक है। मतलब वही ना कि जो दोनों के मजे लेना जानता है वो किसी दिन फंसता भी तगड़े वाला है। तो ये चीजें रहती है कई बार, पर वही है कि पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स है, तो चलती रहती है। तो कई बार ये चाइना इंडिया कार्ड खेलते हुए यहाँ पर एक दूसरे के खिलाफ जो है वो नजर आते हैं, और ये बड़ा ही कॉमन है। ये ऐसा नहीं कि आप लोगों को ऐसा कि यहाँ पर ये क्या हो गया, ऐसा कैसे हो गया, ये बड़ा नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात, अगर मालदीव को आप लोग यहाँ पर ढंग से देखोगे तो हिस्टोरिकली इंडिया और मालदीव की कनेक्टिविटी काफी अच्छी है। चाहे आप लोग एथनिक के बारे में बात करो, कम्युनिटी के बारे में, कल्चर के बारे में, तो एक दूसरे के साथ में काफी अच्छे से कनेक्ट है। यहाँ पर साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कनेक्टिविटी। नेम के अंदर भी, सार्क के अंदर में भी, यूएन के अंदर में बात करें, कई सारे एरिया पर इंडिया को सपोर्ट करता हुआ मालदीव आप लोगों को नजर आएगा। मालदीव टोल गेट बोला जाता है इंडियन ओशन के अंदर, जैसा मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पर। इसी के साथ में लगभग यहाँ पर 1200 से ज्यादा कोरल आइलैंड आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है, ये आप लोग समझ सकते हैं। तो इंडियन ओशन के अंदर मालदीव का जो काफी बड़ा एरिया है जो आइलैंड की फॉर्म में है यहाँ पर, और इसी के साथ में की शिपिंग लेन आप लोगों को देखने को मिलती है, जो कि अनइंटरप्टेड एनर्जी सप्लाई प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाती है। कंट्री लाइक चाइना, जापान, इंडिया, तो यहाँ पर इनको सपोर्ट प्रोवाइड कराने की जरूरत पड़ती है, इसीलिए यहाँ पर लोगों का इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। और यही रीजन होता है कि मालदीव जो है वो कई बार अलग अलग रिसोर्सेज के लिए अलग अलग देशों के ऊपर डिपेंडेंसी अपनी दिखाता है, क्योंकि इतने सारे आइलैंड जो कि अलग अलग यहाँ पर अलग थलग पड़े हुए हैं, उनको इतना सारा रिसोर्सेज प्रोवाइड कराना ये आसान काम नहीं है। मिलजुल कर काम करने वाली बात यहाँ पर देखने को मिलती है, पैसे की जरूरत पड़ती है। ये कैसा इंपॉर्टेंट और खतरनाक लेवल का क्वेश्चन है जो कि आप लोगों से यहाँ पर पूछा भी जा चुका है पहले। ऑपरेशन कैक्टस का यहाँ पर मालदीव की सरकार को पलटने की कोशिश की गई थी यहाँ पर, जो कि आर्म फोर्स से लैस यहाँ पर जो बेसिकली लोग थे। तो हमारे देश के द्वारा यहाँ पर इसको सपोर्ट किया गया सरकार को बचाने के लिए। ये काफी इंपॉर्टेंट था यहाँ पर, जब उन्होंने हेल्प मांगी तो हमारे देश के द्वारा ऑपरेशन कैक्टस यहाँ पर चलाया गया था। ट्रेड और इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ से देखें तो अच्छे खासे रिलेशन देखने को मिलेंगे। इंडिया एक पॉजिटिव बैलेंस ट्रेड के साथ में इसके मालदीव के साथ में काम करता है, जो कि यहाँ पर एक अच्छे लेवल पर आप लोग बोल सकते हो। इसी के साथ में यहाँ पर हम लोगों ने ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो 1981 से स्टार्ट किया गया, और लाइन ऑफ क्रेडिट भी काफी अच्छा हम लोग यहाँ पर आज के डेट में प्रोवाइड कराते हैं। रिसेंटली ताजा ऑपरेशन नीर चलाया गया था हमारे देश के द्वारा। मालदीव में वाटर क्राइसिस देखने को मिला था यहाँ पर, जिसके चलते दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिली थी। और दोनों के बीच में जो काफी इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर ये याद रखिएगा, इक्वेरियन का मतलब समझ रहे हो यहाँ पर, इसका मतलब है दोस्ती, ठीक है। तो एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और मालदीव के बीच में। रिसेंटली अभी कहां पर हुई ये आप लोगों को बताना है, देखता हूं कौन आंसर देता है। आप लोग इसकी इंपॉर्टेंस समझ पाएंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। आप लोग देखिए, इतना इंपॉर्टेंट है मालदीव इंडियन ओशन के अंदर में कि यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया, डिस्कस द पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन द मालदीव इन द लास्ट 2 ईयर। शुड दे बी, देखो सबसे बड़ी बात है पॉलिटिक्स के ऊपर आप लोग सोचोगे नॉर्मली क्वेश्चन नहीं पूछा था, पर यहां पर डायरेक्ट पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया, क्योंकि पॉलिटिकल डेवलपमेंट डायरेक्टली हमको हैम्पर कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर पूछो, तो यहां पर बोला गया कि शुड दे बी ऑफ एनी कोज फॉर कंसर्न टू इंडिया, यानी कि हमारे देश के लिए क्या कोई इसका कंसर्न है, तो कंसर्न है। अभी आगे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि फिर से कंसर्न बन गया। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है यहां पर पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट का चेंज होना। तो इसको आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते हो, खुद आप लोग इंपॉर्टेंस समझ लो इस आर्टिकल की। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको आंसर दो, कुछ और क्लैरिटी आप लोगों के माइंड में आएगी इंडिया और मालदीव के रिलेशन के बारे में। इंडिया पहला देश था जिसने मालदीव को रिकॉग्नाइज किया 1965 में, जब मालदीव आजाद हुआ। साउथ एशिया एसोसिएशन जो है उसका मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेगा। दोनों ऑपरेशन नीर जो है वो इंडिया ने यहां पर बेसिकली प्रोवाइड कराया इनको पानी, जब दिक्कतें देखने को मिली थी। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 2 2 3 1 3 या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो आंसर क्या है, आंसर यहां पर डी, यानी कि सारी की सारी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगी।
तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो इसको कहते हैं टॉपिक को तसल्ली में तैयार करना। अब सारी चीजें समझ में आ गई आप लोगों को, दो कॉन्सेप्ट भी जानने को मिल गए, यहाँ पर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल और यहाँ पर नेकलेस डायमंड के बारे में, और जो जो भी ट्रेड वगैरह है, कैसे कैसे पॉलिटिकल स्टेब्लिशमेंट चेंज हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों को इस टॉपिक में कभी भी कोई डाउट होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो बता देना, वीडियो को डिसलाइक भी कर दिया करो अगर आप लोगों को डाउट रहता है। अगर लाइक करोगे तो पता चलता है कि डाउट नहीं है, या फिर क्वेश्चन पूछ लिया करो। एक बच्चा कह रहा है सर डिसलाइक करने के लिए क्यों बोलते हो देखो यार, डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, ठीक है। अगर कोई चीज़ आप लोगों को लगती है पसंद नहीं आ रही है तो डिसलाइक करना आप लोगों का हक बनता है, ठीक है ना। इसीलिए मैं हमेशा उस दिन से मैं YouTube के ऊपर पढ़ा रहा हूँ। मैंने हमेशा से ये बोला है कि वीडियो को लाइक कर दो या फिर डिसलाइक कर दो। इवन कई सारे लोग इसके बारे में बोलते भी हैं कि ऐसा मत बोला करो। ये कई सारे लोगों से बातें होती है, कुछ लेक्चर देखते हैं तो ये गलत इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि डिसलाइक जैसे किया जाता है वीडियो को, तो वीडियो जो है वो बेसिकली नेगेटिव तरीके से देखा जाता है यूट्यूब के द्वारा, ठीक है। तो उसको सपोर्ट करना बंद कर देता है, ठीक है। और लाइक किया जाता है तो उसको सपोर्ट करता है लेकिन मुझे ये लगता है कि ये देखो यार, हर एक इंसान की अपनी इंडिविजुअल इच्छा है, वो जो करेगा वो उसको अपने हिसाब से करना चाहिए। उसको अच्छा लग रहा है तो ही लाइक करेगा, अच्छा नहीं लग रहा है तो क्यों लाइक करेगा। हाँ ये कर सकते हो जिसका अच्छा नहीं लग रहा है कि बिना लाइक करे छोड़ के निकल जाओ आगे, ठीक है। नॉर्मली मैं यही करता हूँ। मैंने आज तक शायद ही कोई वीडियो ऐसी होगी यूट्यूब पर डिसलाइक की। मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, पसंद नहीं आ रही तो छोड़कर आगे निकल जाता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं बेसिकली, पर लेकिन फिर भी जो मुझे अच्छा लगता है मैं बोलता हूँ, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। आप लोग बता दीजिए, लाइक कर दीजिएगा या फिर डिसलाइक, जो भी आप लोग अच्छा लगता है, ठीक है। देश के अंदर में एक बहुत बड़ा चेंज रिसेंटली अभी किया गया, वो क्या है सर? 33% रिजर्वेशन दिया गया महिलाओं को। नहीं, उससे भी बड़ा कोई चेंज था क्या सर इससे बड़ा चेंज था? जी हाँ, आप लोगों को पता है हमारी जो पुरानी पार्लियामेंट थी उसकी जगह हम लोगों ने न्यू पार्लियामेंट के अंदर में एंट्री कर ली है। और जो नई पार्लियामेंट के अंदर में एंट्री की है, तो यहाँ पर उसके चलते जो पुरानी पार्लियामेंट है, यहाँ पर जब से यहाँ पर नई के अंदर एंट्री हुई है, तो ये माना जा रहा है कि हम लोग आराम आराम से कॉलोनियल जो छाप थी हमारे देश के ऊपर वो हम लोग छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। और इसके चलते अभी कई सारी बातें बोली जा रही है कि कई जगह हमारे संविधान में भी संशोधन किए जा रहे हैं। इसी में से आप लोगों को एक रिसेंटली संशोधन देखने को मिलेगा, जो कि आप लोगों को पता भी होना चाहिए। हमारे संविधान के अंदर में 128 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाकर 106 संविधान में संशोधन किया गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर स्टार लगा लेना। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। पर हमारा टॉपिक ये नहीं है। हमारा टॉपिक ये है कि क्या हम लोग अभी फिलहाल के टाइम पर जो हमारा संविधान है उसके कंपेयर में किसी नए संविधान की कल्पना कर सकते हैं? आखिर ऐसा क्यों बोल रहा हूं? राइटर यहां पर ये बोल रहे हैं कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने डीकोलोनाइज करने की बात की, कि हम लोगों ने एडविन लुटियन और हार्बर्ट बेकर, जो कि यहां पर दो काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे जिन्होंने हमारी ये पार्लियामेंट बेसिकली बनाई थी। पर लेकिन अभी हम लोगों ने उस पार्लियामेंट को जो है साइड में कर दिया और उसका एक नाम रख दिया। क्या नाम रखा है नया? देखता हूं किस किस को याद है। छोटी छोटी चीजें भूलना मना है, ठीक है। ये सारी चीजें डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाती हैं, या फिर स्टेटमेंट आ जाता है, या फिर वनडे जो टाइप के एग्जाम होते हैं उनमें डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो यहां पर जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है बिमल पटेल साहब, जो कि हमारे देश के एक न्यू आर्किटेक्ट हैं। उनके द्वारा ये पार्लियामेंट का नया नक्शा, जो कि त्रिकोणीय पार्लियामेंट यहां पर प्रस्तुत की गई, जो कि फिलहाल हमारे देश की जो एक तरीके से मीटिंग वगैरह भी है इस पार्लियामेंट में की गई। यहाँ पर अभी यहाँ पर यह कि क्या हम लोग को पार्लियामेंट चेंज करने के बाद में अपने संविधान के अंदर भी चेंज करना चाहिए? तो हाँ या फिर ना, इसमें आप लोग की क्या राय है, पहले तो आप लोग ये बताइए। और अगर चेंज भी करना चाहिए तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा नया संविधान ही चेंज कर दे। मैंने अभी आप लोग क्या बताया, ऑलरेडी हमारे संविधान में 106 अमेंडमेंट यानी कि संशोधन हो चुके हैं। तो संविधान जो है, अच्छी बात ये क्या है कि टाइम के हिसाब से चेंज होता हुआ आगे बढ़ रहा है। अभी आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो जानकर आप लोग हैरान होंगे, और कई सारे बच्चे इसके बारे में शायद जानते भी नहीं होंगे, क्योंकि ये सारी नॉर्मली चीजें जो हैं किताबों में बड़ी रेयरली देखने को मिलती हैं। ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं, अगर आप लोगों को इनके बारे में पता चले और आप लोग इनको कहीं पर लिखें, जैसे आप लोग आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो आप लोगों को बहुत ही उम्दा लेवल के नंबर आप लोगों को दिखाई देंगे, क्योंकि ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है जो कि शायद ही किसी की कॉपी में देखने को मिलेगी। इसीलिए हर एक टॉपर आप लोगों को बोलता है कि एडिटोरियल पढ़ लिया करो, क्योंकि एडिटोरियल में वो सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं जो नॉर्मली किताबों में देखने को नहीं मिलते हैं। कई सारे टॉपर तो ऐसे भी हैं, उन्होंने ये बोला कि अपना न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पढ़ लो और उसके बाद में बस बैक एंड की इंफॉर्मेशन तैयार कर लो। इवन कई सारी किताबें ही पढ़ने की जरूरत नहीं है,
ठीक है, यानी कि जैसे फंडामेंटल राइट के बारे में आ गया, तो फंडामेंटल राइट क्यों न्यूज में है उसके बारे में पढ़ लो, और फंडामेंटल राइट का बेसिक स्टैटिक चैप्टर जाकर कवर कर लो, बस इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए तुम लोगों को। पुराने क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करो आंसर राइटिंग के लिए भी और इसी के साथ में प्रीलिम्स वगैरह के भी, और फिर देखो कितने उम्दा लेवल के नंबर आते हैं। यानी कि पढ़ने की स्ट्रेटजी थोड़ी चेंज करो, ऑनलाइन मीडियम है तो उसको अच्छे से एंजॉय करो और कैसे सही से ला सकते हो वो आप लोगों को पता होना चाहिए। जब आप लोग रेगुलरली इन चीजों को लाइफ में यूज करोगे तो आप लोगों को इनके फायदे भी नजर आने लगेंगे। हिंद स्वराज्य किसके द्वारा लिखी गई थी ये किताब आप लोगों को ये बताना है। ये किताब लिखी गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा, और ये माना जाता है कि महात्मा गांधी जी के द्वारा पहले ही एक संविधान का मसौदा हमारे सामने रख दिया गया था 1908 में। 1908 में महात्मा गांधी जी के द्वारा जो संविधान का मसौदा रखा गया था, और ये जो 1950 में संविधान आया उससे कंप्लीटली डिफरेंट था, क्योंकि महात्मा गांधी जी जो थे वो अपने देश यानी कि हमारे देश को अलग तरीके से देखना चाहते थे, और वो डीकोलोनलाइज एक तरीके से करना चाहते कॉन्स्टिट्यूशन को, यानी कि जैसा संविधान अभी हम लोगों ने बनाया। महात्मा गांधी जी का इसको लेकर यह मानना था ये संविधान मैक्सिमम हम लोगों ने अंग्रेजों से उठाया, हमारा संविधान जो होना चाहिए वो हमारा होना चाहिए जिस पर अंग्रेजों की छाप न हो, वो कुछ ऐसा सोच रहे थे। उन्होंने बोला कि यहां पर यह संविधान इंप्लीमेंट करने से क्या होगा कि इंग्लिश रूल विदाउट इंग्लिश मैन, यानी कि अगर इनका संविधान हम लोगों ने इस्तेमाल कर लिया तो ऐसा होगा जैसे अंग्रेज नहीं है पर लेकिन हाँ हमारे ऊपर अंग्रेजी रूल कर रहे हैं, ये हिंदुस्तान नहीं होगा, ये एक तरीका इंग्लिस्तान हो जाएगा अगर इनका पूरा संविधान हम लोगों ने एक तरीके से यूज कर लिया जो संविधान ये फॉलो कर रहे हैं। बात इनकी सही भी थी, पर लेकिन इन रियलिटी में हम लोगों ने पूरा संविधान जो है वो उनका उठाया नहीं है। आप लोगों को पता होगा हम लोगों ने दुनिया भर के संविधान से, चाहे वो आप लोगों को देखने को मिलेगा उसका जर्मनी का हो, चाहे फ्रांस का हो, चाहे साउथ अफ्रीका का हो, इवन चाहे जापान का हो, चाहे रसिया का हो, चाहे यूएसए का हो, तो दुनिया भर के अलग अलग संविधान से हम लोगों ने अलग अलग पॉइंट उठाए। हमारे संविधान में अगर बात करें अमेंडमेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब अमेंडमेंट का जो प्रोविजन है वो किसके संविधान से लिया गया है, इसका आंसर आप लोग दीजिए। देखता हूं आप में से कौन सही आंसर दे पाता है। आखिर कैसा था गांधी जी का संविधान, गांधी जी कैसा संविधान बनाने की सोच रहे थे और किस तरीके से चीजों को लेकर चलने की सोच रहे थे, जबकि उनके विचार जो हैं वो बेसिकली जिस तरीके का संविधान चाह रहे थे वैसे संविधान नहीं मिला। तो कई सारे लोगों ने तो ये बोला इसीलिए गांधी जी ने अपने आप को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से अलग कर लिया, क्योंकि वो चाहते थे कि जो लोग आज के डेट में यंग जनरेशन है वो अपना संविधान बनाए, और यहाँ पर इनका संविधान जो है वो कहीं ना कहीं बोल सकते हैं वो एक डिफरेंट तरीके का था। जो इनकी सोच थी वो यहाँ पर हिंद स्वराज में देखने को मिलती है। इन्होंने बोला कि हमारा संविधान जो होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जैसे हमारे एंशिएंट विलेज यानी कि पुराने गांव हुआ करते थे, पुराने गांव रिपब्लिक हुआ करते थे, यानी कि वो खुद अपना नेता चुना करते थे। ऐसा नहीं था कि दिल्ली में एक सरकार बैठी है और पूरा देश चला रही है, नहीं, छोटे छोटे एरिया हैं जो अपने आप को सिस्टमेटिक वे में चला रहे हैं और उनके ऊपर कोई प्रेशर भी नहीं है, वो सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं और अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हैं, यानी कि इतनी चीजें वो अपने वहां पर उगाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं कि वो अपनी पूर्ति कर लेते हैं, और अगर फिर भी एक्स्ट्रा उगा दें तो फिर अपनी लोकल मार्केट में ले जाकर बेच दें, किसी को जरूरत है तो उसको ले ले। ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट यहां पर बेसिकली गांधी जी चाहते थे। आप लोगों ने देखा होगा संविधान के बारे में मैं आप लोगों को यहां पर बता रहा हूं, पर इंटरेस्टिंग वे में आप लोगों ने एक चीज फील की होगी, हमारे देश के अंदर में डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आप लोग को गांधीयन प्रिंसिपल देखने को मिलते हैं। आप लोग बताइए गांधीयन प्रिंसिपल का कोई एक पर्टिकुलर आर्टिकल बताइए, देखता हूं कौन बताता है। वैसे मैं अभी सारे आप लोगों को रिवाइज करूंगा, जैसे ही आर्टिकल के एंड में चलेंगे हम लोग, मैं बहुत सारी चीजें आप लोगों को स्टैटिक बताऊंगा जिससे कि आप लोगों का पॉलिटी का रिविजन होता हुआ भी आप लोगों को नजर आएगा। ठीक है, इंडिया के अंदर में अगर बात करें, यहां पर बोला गया कि इंडिया वुड बी यूनाइटेड नॉट बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोमिस किया गया कि हम लोग यूनाइट रहने वाले हैं, पर लेकिन हमारे देश के लोगों को ये ड्यूटी फील होनी चाहिए कि भाई साहब हम लोग को इकट्ठा रहना चाहिए। ये बड़ी शानदार बात बोली गई। मतलब कहने का सीधे सीधे है कि हम लोग अपने पेरेंट्स की, अपने बाबा दादी की, अपने नाना नानी की इसलिए इज्जत नहीं करेंगे कि यार वो किताबों में लिखा हुआ है, नहीं, ये हमको अंदर से फील होना चाहिए कि हाँ हम लोग को उनकी इज्जत करनी है, हम लोग को उनकी बात माननी है, उनके पास में एक एक्सपीरियंस है जो कि हम लोग को बहुत फायदा पहुंचा सकता है, तो हम लोग को फॉलो करना चाहिए, ना कि इसलिए कि हाँ किताबों में लिखा हुआ है, लोगों ने बताया कि हाँ यार हम लोग को ना बेसिकली मम्मी पापा की इज्जत करनी चाहिए, बाबा दादी की इज्जत करनी चाहिए। तो ये नहीं है, हम लोग को इसलिए करनी चाहिए क्योंकि वो हमारी ड्यूटी नहीं है, वो हमारे अंदर से निकल कर आना चाहिए एक तरीके से, मतलब संविधान में प्रोमिस नहीं किया, वो हमारी ड्यूटी है, वो हमारे अंदर से निकल कर आनी चाहिए। ठीक है, तो ये यहां पर बोलने की कोशिश की गई है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, गांधी जी ने यहां पर जब यहां पर अपने बेसिकली संविधान के बारे में जो लिखा था उसको आगे लेकर चला गया श्रीमन जो नारायण साहब है उनके द्वारा। तो यहां पर इनके द्वारा एक पर्टिकुलर ड्राफ्ट यानी कि मसौदा तैयार किया गया, और जो हिंद स्वराज्य जो गांधी जी की किताब थी उसको बोल सकते हैं कि आप लोग इन्होंने एक प्रैक्टिकल तरीके से सामने रख दिया।
कि गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया। तो एक ड्राफ्ट तैयार किया गया, याद रखिएगा इनका नाम आप लोगों से पूछा जा सकता है और ये आप लोगों को शायद ही किसी किताब में देखने को मिलेगा, ठीक है। श्रीमन नारायण अग्रवाल। तो यहां पर इनके द्वारा बोला गया गांधीयन जो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया, और फर्स्ट टाइम ये पब्लिश किया गया 1946 में। तो 1946 में जो पब्लिश किया गया इसको एज ए टेक्स्ट के फॉर्म में, तो इसको मोरल कोड की तरीके से देखा गया। इसके अंदर में कई सारी चीजें थी कि जैसे लिबर्टी हो गया, इक्वालिटी हो गया, ठीक है, मिलजुल कर रहना यहाँ पर लेकिन जो पर्सनहुड का जो राइट है एक इंडिविजुअल का, उसमें काफी एक इंपॉर्टेंट शब्द यहां पर यूज किया गया कि ड्यूटी टू फेथफुल टू द स्टेट। और ये चीज जो है वो काफी ज्यादा खतरनाक यहां पर देखने को मिली। यानी कि अगर कोई इंडिविजुअल जो है वो स्टेट यानी कि जो सरकार है उसका फेथफुल होगा, तो यहां पर एक तरीके से आप लोग ये बोल सकते हो कि अगर उसका फेथफुल ना हो तो क्या उसको फांसी पे चढ़ा दोगे। तो ये शब्द जो है यहां पर कई सारे लोगों को अखरा कि यार ये सही नहीं है, और कई सारे लोगों ने यहां पर कई सारी चीजें जो हैं वो यहां पर एक्सेप्ट करने से मना कर दी उस टाइम पर कि नहीं यार ये चीजें ना उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से हम लोग सोच रहे थे, ये जो यहां पर बोला गया है वो अप टू द मार्क नहीं है। तो यहां से एक डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये बन जाएगा जो यहां पर कि गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया ये किसके द्वारा ड्राफ्ट तैयार किया गया था। तो एटलीस्ट ये लाइन यहां से आप लोगों को उठाकर जानी है, ठीक है। अभी आगे जो हम लोग बात करेंगे ये काफी इंटरेस्टिंग है, ये अभी प्रेजेंट के टाइम में आप लोगों को लेकर चलेगा। जैसे कि हमारा जब संविधान बनाया गया तो आप लोगों को पता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन जो थे वो भीमराव अंबेडकर जी थे। भीमराव अंबेडकर जी को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। ये भी अपने आप नहीं निकल कर आया, कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हो कि गांधी जी का बहुत बड़ा रोल था इसके पीछे भी। उन्होंने सजेस्ट किया था कि यार ये एक ऐसे इंसान है जो कि बहुत ही अच्छे लेवल पर चीजों को समझते हैं और यहां पर इनको इसके बेसिकली ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बनाया जाए। और ये लाइन आप लोग यहां पर देखिए, इन्होंने अंबेडकर साहब को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाकर जो कि राजेंद्र जो प्रसाद जी थे उनको रिकमेंडेशन दिया कि अंबेडकर साहब को आप लोग अपॉइंट कर दो ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन। तो इनडायरेक्ट वे में इन्होंने अपने ही संविधान को एक कफन में दफना दिया। मतलब ये जो इनका संविधान था वो थोड़ा डिफरेंट तरीके का था, पर लेकिन यहां पर जो आज की डेट में जो हम लोग संविधान फॉलो कर रहे हैं वो डिफरेंट तरीके का संविधान है। अगर बात करें थोड़ा सा कंपेयर में वीडियो के एंड में भी करूंगा जिससे कि इसको आप लोग अच्छे से समझ पाए, क्योंकि ऐसे ये टॉपिक होते हैं जो कि पर्टिकुलर अगर बात करें जिसमें प्रैक्टिकल चीजें बताने की कोशिश की जाती है ना कि थ्योरेटिकल। तो अंबेडकर साहब को बिल्कुल क्लियर था अपना विजन कि उन्हें क्या करना है। अंबेडकर जी ने अपना बिल्कुल शानदार तरीके से, एक नहीं कहते कि आपको पता है कि आपका अगला साल कैसा होने वाला है, उससे अगला कैसा होने वाला है, तो वो बिल्कुल अपने काम को लेकर बहुत ही सटीक थे। उनको पता था कि किस तरीके से होगा, पर हाँ ये भी था कि वो गांधी जी जैसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा जैसा गांधी जी चाहते थे। पर लेकिन गांधी जी को इतना ट्रस्ट था अंबेडकर जी के ऊपर कि उनको ये था कि हाँ ये बंदा एक ऐसा इंसान है कि ये शानदार संविधान जो है वो हमारे सामने रखेगा, ठीक है। मतलब गांधी जी के वर्ड बोल रहा हूँ, रेस्पेक्ट देना है हमारे जितने भी लीडर हैं, क्योंकि वो इतने एक तरीके से ऐसे लीडर हैं कि जो काम वो करके चले गए हम लोग आज की डेट में सोच भी नहीं सकते जिस लेवल पर और जिस सिचुएशन में उन्होंने वो इस तरीके से हमारे देश के लिए संविधान बनाकर हमको आजादी दिला कर गए। तो हर एक लीडर को रेस्पेक्ट पे करना हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जैसे ही गांधी जी ने अंबेडकर जी का नाम यहां पर बेसिकली बोला कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन जो है वो इनको बनाओ, क्योंकि वो काफी अच्छी नॉलेज रखने वाले एक बहुत ही पढ़े लिखे इंसान थे और इस चीज को इस काम को उनसे ज्यादा बखूबी शायद कोई नहीं कर सकता। ये यहां पर गांधी जी को भी लगा, इसीलिए उन्होंने उनका नाम आगे बढ़ाया। पर गांधी जी ने अपने आप को कैसे यहां पर कॉन्स्टिट्यूंट से जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थे उससे डिस्टेंस बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि गांधी जी का जो कॉन्सेप्ट था वो अलग था और जो कॉन्सेप्ट पर यहां पर हमारे देश के लीडर चल रहे थे वो अलग था। पोस्ट वॉर यहां पर बेसिकली ये था कि बिग स्टेट होगा, एक बड़ा एक तरीके से ने एक बड़ी सरकार होगी, ठीक है। वहां पर हम लोग लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बात करेंगे, सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में बात करेंगे, तो वहां पर फंडामेंटल राइट के बारे में बात होगी, ग्लोबल किस तरीके से हम लोग चीजों को लेकर चल सकते हैं उसके एक तरीके से हम लोग चीजों को देखेंगे, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट के बारे में बात की गई। तो गांधी जी का गांधी जी का जो कॉन्सेप्ट था वो डिफरेंट था। गांधी जी को लगा यार ये जो बनाने जा रहे हैं ना ये एंटायरली वेस्टर्नाइज कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि वेस्टर्न कॉन्स्टिट्यूशन से भरपूर इसमें चीजें देखने को मिलती है। तो मुझे नहीं लगता कि इतने सारे लोगों के खिलाफ में जाकर बैठने का कोई मतलब बनता है। इससे अच्छा है कि मैं इन सबसे अपने आप को अलग कर लेता हूं, क्योंकि संविधान बनेगा सबकी सहमति से, मेरी अकेले की सहमति से संविधान बनने वाला है नहीं। तो यहां पर राइटर ये कह रहे हैं कि गांधी जी ने अपने आप को उस पर्टिकुलर असेंबली से जो है अलग कर लिया कि हाँ इनको बनाने दो संविधान, ये एक अच्छा ही संविधान बनाएंगे सब मिलजुल कर, जैसा कि देश के लिए संविधान होना चाहिए। इसीलिए गांधी जी ने अपने आप को कंप्लीटली संविधान से अलग कर लिया और भीमराव अंबेडकर जी का नाम यहां पर सजेस्ट किया। और भीमराव अंबेडकर जी का विजन जो है वो बिल्कुल क्लियर था कि संविधान को कैसे लेकर चलना है। अब ये स्लाइड जो है इस पर्टिकुलर आर्टिकल की जान है, इसके ऊपर आप लोग स्टार लगा सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी बातें बोलूंगा जो बहुत ही प्रैक्टिकल होंगी और आप लोग उनको कनेक्ट भी कर पाएंगे।
ये दो व्हील आप लोगों को दिख रहे हैं, आप लोग सोच लो एक गांधी जी हैं और एक अंबेडकर साहब हैं, और दोनों जो हैं अपनी अपनी बातें रख रहे हैं कि संविधान कैसा होना चाहिए। अंबेडकर जी का जो कॉन्सेप्ट था कि संविधान कैसा होना चाहिए, वो ये चाहते थे कि एक बिग स्टेट हो, पावरफुल स्टेट हो, जिसके हाथ में पावर हो यहाँ पर, और वो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे, कहीं ना कहीं एक तरीके से बड़ी मशीनरी हो, वो यहाँ पर सारी चीजों को आगे लेकर चले। जबकि गांधी जी का कॉन्सेप्ट जो था वो चाहते थे कि हमारे देश के अंदर में जो पावर होनी चाहिए वो बेसिकली लोगों के हाथ में होना चाहिए, क्योंकि जब स्टेट बड़ा हो जाता है तो वो लोगों से डिस्टेंस बना लेता है, यानी कि लोग उस तक पहुंच नहीं पाते हैं। जैसे नहीं आज के डेट में प्राइम मिनिस्टर ले लो, चीफ मिनिस्टर ले लो, कितने सारे आप में से इतने एसएलवी फैमिली मेंबर हैं जो आज तक अपने प्राइम मिनिस्टर या फिर चीफ मिनिस्टर से मिले, शायद ही कोई होगा, ठीक है। तो यहां पर देखो, तो इस गांधी जी भी यही कहना चाह रहे थे कि मतलब जितना बड़ा स्टेट होगा उतना ही ज्यादा लोगों से दूर रहेगा वो। तो इसलिए यहां पर इनका यह था कि गांव में जो लोग रहते हैं उनके हाथ में पावर होनी चाहिए। अंबेडकर साहब जो थे वो बोले थे कि ड्यूटी बाउंड होगा, ये मैनेज करेगा इकोनॉमी को और कंट्रोल करेगा इंडस्ट्री और कॉमन गुड्स के लिए यहां पर काम किया जाएगा, ये बोला गया था अंबेडकर जी के द्वारा। गांधी जी का कॉन्सेप्ट ये था कि सेल्फ सस्टेनिंग विलेज बना दो ना, जैसे कि पूरे की कॉन्सेप्ट आप लोग बताएं, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि प्रोवाइड अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया। यानी कि सोचो आज की डेट में हमारे देश में लोग जो हैं वो गांव से निकल कर शहरों की तरफ को भाग रहे हैं। उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन ये, गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है ढंग से, गांव में एजुकेशन नहीं है ढंग से, गांव में हॉस्पिटल नहीं है ढंग से, गांव में रोड नहीं है ढंग से, गांव में प्रॉपर तरीके से आप लोगों कोई इंडस्ट्री नहीं देखने को मिलेगी जहां पर लोग काम कर सके। वहां पर अगर किसी को अपने बच्चे को रखना है कि एग्रीकल्चर है, खेती बाड़ी कर ले, तो एक बार को काम चल सकता है। हमारे विलेज वो सस्टेनेबल विलेज नहीं बनाएंगे जैसे सस्टेनेबल होने चाहिए थे। सोचो अगर हमारे विलेज इतने सस्टेनेबल होते कि वहां पर लोगों को बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, वहीं पर ही छोटी छोटी इंडस्ट्री होती, वहीं पर ही सारे मील होते, छोटे छोटे कोल्लू, आज की डेट में तो कोल्लू जो होते हैं ना गांव में, गन्ना जो पिरोया करते थे उसमें से रस निकला करता था, गुड़ बनाया करते थे, वो भी ना के बराबर हो गए। मतलब अब से लगभग 10 से 15 साल पहले मेरे खुद के गांव में लगभग ना होने भी 4 से 5 कोल्लू हुआ करते थे। और आपको लोगों को यकीन होगा आज की डेट में गांव में गुड़ बेचने वाला आता है तांगे पे तांगा वगैरह लेके, या फिर बुग्गी वगैरह, भैंसा बुग्गी छोटा लेके, तो वो बंदा आके गुड़ बेच के जाता है गांव के अंदर में। और एक टाइम पर ऐसा था कि हमारे गांव में गुड़ बना करता था और वहां से बाहर सप्लाई किया करते थे। तो ये इंडस्ट्री थी छोटी छोटी गांव में, कितने सारे लोग कोल्लू में काम किया करते थे, कितने सारे लोगों को व्यापार मिलता था। आज की डेट में वो लोग क्या कर रहे होंगे? कहीं ना कहीं कोई मजदूरी कर रहे होंगे, एमजी नरेगा के तहत में कोई काम कर रहा होगा, वरना ये क्या था, ये सेल्फ सस्टेनिंग था। हम कहां पहुंच गए? हम मील पे पहुंच गए कि सारा काम जो है बड़े बड़े मिल करेंगे। तो इसकी वजह से गांव की जो औकात है वो खत्म होती हुई स्टार्ट हो रही है यहां पर, ये आप लोग बोल सकते हो। आने वाले टाइम में मशीन जो है वो सारी एग्रीकल्चर करने लगेगी, तो रही सही कसर वो भी पूरी हो जाएगी। तो गांधी जी का जो कॉन्सेप्ट था कि सस्टेन बनाओ गांव को, गांव में हॉस्पिटल होना चाहिए, गांव में एक छोटा सा हॉस्पिटल हो, गांव में अच्छा सा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो, गांव में प्रॉपर छोटी छोटी इंडस्ट्री हो। तो ये आज के दिन में जो पोल्यूशन बड़ी बड़ी फैल रहा है ना, बहुत जगह इतना बड़ा पोल्यूशन होता है, वो भी कहीं ना कहीं डिवाइडेड होता है। एक जगह पोल्यूटेड चीजें नहीं होती, थोड़ा थोड़ा सब जगह होता, अच्छे से लोगों को जो भी मिल पाती है, एक जगह सब जाकर नहीं रहते। सोचो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, कितने सारे लोग इकट्ठे होकर वहां पर रहते हैं, कितने सारे वहां पर रेंट देखो जाकर, वहां पर खाने पीने का सामान देखो, पीने पानी की व्यवस्था देखो, मतलब इतना सस्टेनेबल नहीं रह जाता है जब इतनी पॉपुलेशन यहां पर आकर एक जगह रहने लगती है। तो ये बोला गया था। अंबेडकर साहब जो है वो बचपन से झेलते आए थे किस तरीके की हरकतें जो हैं बेसिकली इंसानों के साथ में होती हैं। ना कोई लिबर्टी थी, ना कोई इक्वलिटी थी, उनके हाथ से पानी तक छीन लिया जाता था, उनको बाहर बैठा दिया जाता था। मतलब हमारे देश के अंदर में काफी खतरनाक चीज थी, डिवीजन था काफी लार्ज स्केल पर, कास्ट के बेस पर उल्टी सीधी हरकतें होती थी। तो अंबेडकर साहब जो है उसको मिटाना चाहते थे कि हाँ ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। गांधी जी जो थे उनको ये बोला गया गांधी जी ने कि देखो यार हिस्ट्री जो है वो हिस्ट्री तो आप बदल नहीं सकते, जो है हमारी हो गई, हमको अपने आप को इंडिविजुअल को चेंज कर लेना चाहिए कि आने वाले लोग कैसे होंगे, ना कि पुरानी हिस्ट्री को देखकर हम लोग कुछ ऐसा संविधान बनाएं जो कि आने वाले लोगों के ऊपर थोपा जाए। हम लोगों के अंदर में चेंज लेकर आए ताकि वो प्रोग्रेसिव तरीके से सोचना स्टार्ट करें। तो गांधी जी का जो कॉन्सेप्ट था, अंबेडकर जी का कॉन्सेप्ट था, वो थोड़े से डिफरेंट आप लोग यहां पर नजर आएंगे। पर लेकिन जब ये आर्टिकल में पढ़ रहा था ना, मुझे बड़ी अच्छी सी फीलिंग आई। मैंने कहा अगर दोनों के कॉन्सेप्ट को मिला दिया जाए तो कैसा रहेगा, कैसा बेसिकली हमारा संविधान बनेगा। अगर हमको चेंज करना है तो गांधी जी के कॉन्सेप्ट को अगर इंक्लूड करना स्टार्ट कर दे तो कैसा होगा। और ये हम लोगों ने किया भी है, अभी इसके बारे में बात करूंगा आगे। अब यहां पर जब हम लोग नए कॉन्स्टिट्यूशन की बात न करके जैसे नई पार्लियामेंट आ गई तो क्या नया कॉन्स्टिट्यूशन आना चाहिए, क्यों ना कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन जो कि उस टाइम पर इंक्लूड नहीं किए गए थे हमारे लीडर्स के, क्यों ना उनको हम लोग इंक्लूड करना स्टार्ट कर दें, उनके प्रोविजन हम लोग इंक्लूड करना स्टार्ट कर दें। आप लोगों को पता है डीपीएसपी में जब आप लोग जाओगे तो हमारे संविधान के अंदर में कौन से पार्ट में है डीपीएसपी, आप लोग बताइए जरा। पार्ट 4 में डीपीएसपी आप लोगों को देखने को मिलेगी। आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। इसमें आर्टिकल 40 है, ये बात करता है ऑर्गेनाइज्ड विलेज पंचायत।
यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए लोकल लेवल पर, पंचायती राज सिस्टम के बारे में बात करते हैं। और ये गांधीयन प्रिंसिपल है, यानी कि गांधी जी के द्वारा जो कॉन्सेप्ट रखा गया था कि सेल्फ सस्टेनिंग विलेज होनी चाहिए, उनके पास में पावर होनी चाहिए, वहां पर इलेक्शन होने चाहिए। तो 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया। उसके बाद में हम लोगों ने एट द एंड ऑफ द डे जाकर इसको इंक्लूड तो किया ना, पहले हम लोग इंक्लूड नहीं करे थे, पर बाद में किया ना हम लोगों ने इसको। इसी के साथ में कई सारे अमेंडमेंट टाइम टू टाइम आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जैसे गांधी जी ने बोला था कि ग्राउंड लेवल पर हमारे देश के अंदर में ये आर्टिकल 43 है। स्टेट पीसीएस के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन बना था, यूपीएससी भी डायरेक्ट स्टेटमेंट देकर पूछ चुकी है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में बात की जाती है, आप लोगों को ये देखने को मिलेगा हमारे देश के अंदर में। आर्टिकल 47 जो है कैसे हम लोग हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हैं ग्राउंड लेवल पर, इसके बारे में बात की गई। इवन यहाँ पर आर्टिकल 48 जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये भी गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर में आता है। उन्होंने साफ साफ बोला था कि गायें, बछड़े या ऐसे जो जानवर जो बेसिकली दूध देते हैं या फिर एग्रीकल्चर में जिनका इस्तेमाल करते हैं, उनको हम लोग को मारना नहीं चाहिए। यहां तक भी गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर में बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिसके बारे में यहां पर बातें की गई। कोटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करना है, आर्टिकल 43 के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, और 43B के अंदर में कोऑपरेटिव सोसाइटीज होगी। तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट यहां से निकल कर आते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये एक आर्टिकल ऐसा है जिसके ऊपर आप लोग स्टार लगा सकते हैं। ऐसे ऐसे पॉइंट जब आप लोग आंसर में लिखोगे ना, तब पता चलेगा एग्जामिनर को कि क्या बच्चा वास्तव में ही पढ़ गया है। ठीक है, तो इसलिए रटी फटी चीजें नहीं, इसलिए कहता हूं कि आर्टिकल जरूर पढ़ा करो, इससे आप लोग की सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी। और उसी की रिक्वायरमेंट है, रट्टू तोते नहीं बैठते हैं वहां पर जाकर, रटने वाले सब निकल जाते हैं। तो रीलडी में वही जाकर बैठते हैं वहां पर उस पर्टिकुलर पोजीशन पर, जो कि चीजों को अंडरस्टैंड करता है। और अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कुछ नया पढ़ने से, ना कि पुरानी चीजों को रटने से। ठीक है, तो कैसा लगा आर्टिकल जरूर बताना। बाकी क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा, डीपीएसपी के अंदर में ही मैटरनिटी लीव के बारे में बात की जाती है। ठीक है, तो कौन से आर्टिकल के अंदर में बात की जाती है? पॉइंट नंबर 1, एक क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर में कि सेपरेशन ऑफ पावर एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी, ये किस पर्टिकुलर आर्टिकल में आता है, ये आप लोगों को बताना है। तो देखता हूं क्वेश्चन का आंसर कौन देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिनके दोनों के आंसर मुझे आप लोगों से चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारी बेसिक चीजें हम लोगों ने समझ ली, गांधी जी और अंबेडकर जी का आइडिया समझ लिया, दोनों के बारे में आप लोग की क्या राय है वो भी आप लोगों को बताना है यहाँ पर। तो देखता हूं कौन किस तरीके से यहाँ पर पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो अच्छे से पार्टिसिपेट करना। दोस्तों ये आर्टिकल अपने ही आप में काफी इंटरेस्टिंग है। वो नहीं कहते कि राजा तो तुम बन गए, पर लेकिन क्या तुम अपने आप को संभाल पा रहे हो, देश को तो तुम तब संभालोगे। तो ये बातें यहाँ पर इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। सर ऐसी बातें क्यों बोल रहे हो? हमारा देश जो है वो यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन के लिए चेयरपर्सन बेसिकली बना, यानी कि हम लोग जो है उसके लिए इलेक्ट होकर आ चुके हैं। हमारे देश ने उसको खूब सेलिब्रेट भी किया, और इसके ऊपर अप्रैल के महीने में कई सारे हिंदू के अंदर आर्टिकल छापे गए थे इसी साल 2023 के अंदर में। और हमारे देश के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के द्वारा भी बोला था कि हम लोग एक एक्सपर्ट हैं स्टैटिक्स, डाइवर्सिटी, डेमोग्राफी के अंडर में। हमारा ये इलेक्शन होना ये एक तरीके से हमारे देश की प्रेजेंस इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ाएगा। ये बहुत सारी बातें भी उस टाइम पर यहाँ पर बड़ी बड़ी की गई थी। अभी राइटर जो है उसी चीज का एनालिसिस कर रहे हैं। आप बोलोगे सर राइटर का दिमाग खराब हो गया, अप्रैल की बात वो है, बेसिकली आकर अक्टूबर में एनालिसिस कर रहा है। राइटर का दिमाग खराब नहीं हुआ है, वो एनालिसिस इसलिए कर रहा है क्योंकि अभी हम लोग इलेक्ट हुए हैं उसके लिए, जो यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन के लिए। पर लेकिन हम जो इस पोस्ट पर जाएंगे वो जाएंगे 1 जनवरी 2024 में, यानी कि आगे भी आप लोगों को इसके ऊपर आर्टिकल देखने को मिल सकते हैं जब यहां पर बात करेंगे यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन के बारे में। ठीक है, पहले तो यहां पर अभी आप लोगों को एक रिपोर्ट भी देखने को मिलेगी, पर उससे पहले थोड़ा सा मैं यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन के बारे में कुछ बेसिक चीजें आप लोगों को बता दूं, ताकि आप लोगों के मन में इसको लेकर कोई डाउट न रहे। ये कैसी बॉडी है जो कि 1947 में बनाई गई थी, यानी कि 1947 में, मतलब मोटे मोटे तौर पर बोलूं तो जब हमारा देश आजाद हुआ तब ये एक बॉडी बनाई गई। ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक रेगुलेटरी और एडवाइजरी बोर्ड की तरीके से यहां पर काम करती है। इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को यूनाइटेड नेशन यूएसए के न्यूयॉर्क सिटी में आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके हेड कौन है आज की डेट में वो आप लोगों को बताना है, और इसकी पापा यानी कि इसके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन कौन बैठी हुई है वो है यूनाइटेड नेशन, जिसको यूएन बोलते हो, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो ये इसके ऊपर बैठी रहती है, यानी कि ये इसके ऊपर हेड है। इस पर्टिकुलर बॉडी के हम लोग हेड बन गए हैं, ये आप लोग बोल सकते हो, यानी कि चेयरपर्सन हम लोग चुने गए हैं। पर लेकिन हम लोग चेयरपर्सन जो बनेंगे वो बनेंगे 1 जनवरी 2024 से। अभी हम लोग यहां पर आखिर ये काम क्या करती है, स्टैटिस्टिकल्स क्या मतलब तेरी डेटा इकट्ठा करना, ठीक है, चीजों का एनालिसिस करना, उसके ऊपर यहां पर ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है।
अभी यहां पर एक रिपोर्ट के बारे में बताऊंगा, जो डायरेक्ट क्वेश्चन अगर कोई पूछ ले आप लोगों से तो कोई बड़ी बात नहीं होगी कि क्वेश्चन क्यों पूछ लिया। याद रखना रिपोर्ट जो है काफी पहले प्रस्तुत की गई थी 2019 में, अब तक नहीं आई है, यही चल रही है। ऐसे नहीं जैसे सेंसस आता है 2011 में, अब तक नहीं आया तो पुराने ही सेंसस का डेटा यूज कर रहे हैं, वैसे ही अभी यहां पर बात की जा रही है स्टैटिकल परफॉर्मेंस इंडिकेटर के बारे में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में SPI बोला गया है। याद रखना स्टैटिकल परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ये क्वेश्चन रिसेंटली अभी एक स्टेट पीसीएस में पूछा गया था, रिसेंटली नहीं मतलब लास्ट ईयर पूछा गया था जब मैं पेपर देख रहा था, ठीक है। तो ये जो बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये इंडिया की रैंक जो थी इसके अंदर में 67 थी 174 में से। तो मतलब आप लोग बोल सकते हो कि हमारी जो रैंक है वो यहाँ पर 67 थी। ये 67 कैसे थी उसका एनालिसिस मैं पूरा करूंगा अच्छे से अभी, पर लेकिन वर्ल्ड बैंक के द्वारा यहाँ पर ये प्रस्तुत किया जाता है, ये याद रखिएगा। हमारे देश में हम लोग किस तरीके से चीजों को लेकर चलते हैं, जब यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल की आप लोग बात कर रहे हैं तो नहीं कहते कि बाहर देखने से पहले अपने भी गिरेबान में झांक लेना चाहिए। तो हमारे लिए हमारे देश के अंदर में इसके लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, तो यह नेशनल स्टैटिकल ऑफिस NSO। ये नेशनल स्टैटिकल ऑफिस जो है वो ग्राउंड लेवल पर काम करता है, हमारे देश के अंदर में कई सारी रिपोर्ट्स वगैरह तैयार करते हैं। ये नेशनल स्टैटिकल ऑफिस, इसका नाम जो अभी आप लोगों को देखने को मिल रहा है ये अभी नहीं आया। इससे पहले इसको सेंट्रल स्टैटिकल इंस्टीट्यूट बोला करते थे 1951 में, फिर आगे चलकर लगा कि यार नाम चेंज करना है तो सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम रख दिया, यानी कि CSO इसको बना दिया, सेंट्रल स्टैटिकल इंस्टीट्यूट से सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। फिर ये भी पसंद नहीं आया, तीसरी बार नाम चेंज कर दिया सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस, पर लेकिन CSO का CSO ही रहा, क्योंकि सेंटर का सेंटर रहा, स्टैटिकल का यहां पर क्या हो गया स्टैटिक्स हो गया, और ऑफिस का ऑर्गेनाइजेशन हो गया, तो O का O ही रहा। तो नाम CSO ही रहा शॉर्ट फॉर्म में, पर सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन का सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस कर दिया। फिर ये भी पसंद नहीं आया तो अभी रिसेंटली क्या किया गया, दो ऑफिस थे, एक का नाम था नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस और दूसरे का था सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस। दोनों को मर्ज कर एक नया ऑफिस बना दिया और इसका नाम है नेशनल स्टैटिकल ऑफिस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग NSO बोलते हो। तो यह है पूरी कहानी जो कि आप लोगों को यहां पर याद रखनी है। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन जो है उसके अंदर में ये आता है। इसके अंदर में अगर बात करिए जो मिनिस्ट्री कैसे बनाई गई थी, तो डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स और यहां पर डिपार्टमेंट ऑफ प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन को मिलाकर ये मिनिस्ट्री बनाई गई थी। यानी कि पूरा काम इनका यह है कि ग्राउंड लेवल पर आंकड़े कैसे इकट्ठे करने हैं, रिपोर्ट कैसे तैयार करनी है, ताकि कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी रहे तो उसका सोल्यूशन यहां पर निकाला जा सके। ये बेसिक फैक्ट है इसके बारे में जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। अभी यहां पर इस आंकड़े के बारे में बातें करते हैं। यहां पर ये जो पर्टिकुलर रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करते हुए हमारी रैंक 67 है, तो राइटर इसको अलग तरीके से देख रहे हैं। बोले कि हमारी रैंक 67 है, हम लोग इसका हेड बन रहे हैं, तो हमारे देश के अंदर में जो आंकड़े हम लोग इकट्ठे कर रहे हैं क्या वो अप टू द मार्क हैं? क्या हमारे जो डेटा हम लोग इकट्ठे कर रहे हैं, जैसे सेंसस हो गया, सर्वे हो गया, हम लोग जो इकट्ठा कर रहे हैं क्या उनको हम लोग ढंग से लेकर चल रहे हैं? तो इंडिया सेलिब्रेट तो कर रहा है कि हाँ हम लोग भाई साहब इसके लिए चुने गए हैं, पर लेकिन हमको अपने भी चीजों को सही करना पड़ेगा, वरना उस राजा को कोई भी राजा नहीं मानता है जो राजा खुद जो हो कमजोर हो, जो राजा खुद जो है अपनी चीजों को नहीं सुधार पा रहा है। तो हमारे जो यहाँ पर डेटा उसके अंदर में बहुत सारी अनसर्टेनिटी देखने को मिलती है, कई सारी शॉर्ट कमिंग्स देखने को मिलती है, कॉन्सेप्ट को लेकर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी उसके अंदर देखने को नहीं मिलती है। तो जब तक ये चीजें नहीं है उसके अंदर में, तो क्या हम लोग यहाँ पर उसको सही तरीके से ट्रीट कर सकते हैं कि हाँ हम लोग उस पर तो चले गए, उन्हें कहते कि वैसे तो तुम मास्टर बन के बैठ गए हो, ठीक है, तुमको खुद से कुछ लिखना आता नहीं है, ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। कई सारे आप लोगों को इंसान आज की डेट में ऐसे देखने को मिलेंगे जिन्होंने कभी भी यूपीएससी का सिलेबस तक नहीं देखा है उठाकर, ठीक है, और वो भी लोगों को सजेशन देते हुए नजर आते हैं। ये ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलती है। मैं भी कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं, नाम नहीं लेने चाहेंगे, पर लेकिन हाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी प्रीलिम्स तक का पेपर जो है वो एक बार को उठाकर नहीं देखा है, और वो यूपीएससी के बारे में बहुत सारी बातें बताते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि वो पढ़ा नहीं सकते हैं या फिर उनको नॉलेज नहीं है, पर लेकिन एक कम से कम एटलीस्ट इंसान को एक सिलेबस में को गो थ्रू हो तो उसको पता होना चाहिए कि रियलिटी में क्या है। कई सारे लोग जो है वो अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से काम करते हैं और इसकी वजह से कई सारे लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ता है, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर किसी की डायरेक्शन में काम करो तो ये आप लोगों को समझना चाहिए कि उस इंसान को उसके बारे में एटलीस्ट थोड़ी सी बेसिक नॉलेज हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई कुछ भी बोल दे और आप लोग मान जाते हो कई बार, क्योंकि मुझे कई सारे ऐसे मेल आते हैं कि हाँ सर उसने ऐसा बोला था, सर ये सही है क्या? तो मैं बोलता हूं कि यार आप लोग आईएएस बनने जा रहे हो, एटलीस्ट इतना तो सोचा करो कि आप लोगों के लिए सही क्या है या फिर गलत क्या है। आप लोग मेरी ना मानो, कम से कम टॉपर की तो माना करो। जो टॉपर किसी एग्जाम को क्लियर करके जा रहे हैं, वो इंटरव्यू दे रहे हैं, हालांकि कई सारे टॉपर भी फेक बातें बोलते हैं,
पर लेकिन 99% जो कॉमन बातें बोलते हैं वो तो आप लोग मान सकते हो ना, वो तो कोई एक नहीं बोल रहे, वो सारे बोल रहे हैं और सब ये बोलते हैं कि एडिटोरियल पढ़ा करो, भले ही आप लोग पूरे न्यूज़पेपर को छोड़ दो। तो कोशिश करो कि आप लोग इसको गो थ्रू हुआ करो, क्योंकि यही चीजें आप लोग की फाइनल काम आने वाली है। इंटरव्यू में क्वेश्चन से आंसर इसी को देंगे, फैक्चुअल नहीं पूछेंगे वहां पर इंडिया की रैंक क्या थी उसके अंदर में, वो कॉन्सेप्ट पूछेंगे आप लोगों से और कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर होंगे। ठीक है, डेटा का यूज क्या है, डेटा सर्विस के बारे में, डेटा प्रोडक्ट के बारे में, डेटा सोर्स के बारे में और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। ये जो पर्टिकुलर रैंकिंग है ये यहां पर इन 5 इंडिकेटर के ऊपर तैयार की जाती है, इनको 5 पिलर भी बोलते हैं। यानी कि वर्ल्ड बैंक जो एसपीआई क्या था, ये था यहां पर अभी बताया मैंने, यह स्टैटिकल परफॉर्मेंस इंडिकेटर एसपीआई, इसको तैयार करने के लिए 5 इंडिकेटर का इस्तेमाल यहां पर करता है। ठीक है, तो जो 5 इंडिकेटर हैं इसमें अगर आप लोग ध्यान से देखोगे हमारे बारे में यहां पर बताया जा रहा है कि हमारी रैंक किस तरीके से यहां पर देखने को मिल रही थी। लेटेस्ट अवेलेबल डेटा 2019 का है, उसमें बताया गया कि इंडिया की ओवरऑल जो स्कोर आया था यहां पर वो था 70, यानी कि 70% हमारी जो बेसिकली यहां पर बने उस पर हमारी 67 रैंक आ गई। ठीक है, तो ये जो एक तरीके से रैंक आप लोगों को देखने को मिल रही थी 174 कंट्री के अंदर में। तो यहां पर बोला गया जो पिलर वाइज अगर स्कोर आप लोग देखोगे इंडिया का तो वो लोअर है डेटा यूज में और डेटा प्रोडक्ट के अंदर में। यानी कि जो मैंने आप लोगों को यहां पर बताए हैं डेटा यूज और डेटा प्रोडक्ट, डेटा सर्विस, इसमें डेटा यूज और डेटा प्रोडक्ट में हमारी रैंकिंग जो है वो आप लोगों को लोअर नजर आएगी। कैसे, मतलब क्या क्या बातें, जैसे कि डेटा यूज की कैटेगरी में डिपेंडेंसी जो आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिसमें लेजिस्लेचर कैसे काम करते हैं, एग्जीक्यूटिव, सिविल सोसाइटी, एकेडमिक किस तरीके से है, इंटरनेशनल लेवल पर जो बॉडीज हैं उसके बारे जो इंटरनेशनल बॉडीज हैं उस तरीके कैसे लेकर चल रहे हैं, कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं स्टेटिक्स जो हमारे द्वारा प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। तो जब ये सारे डेटा का एनालिसिस किया जाता है उसके बाद में पता चलता है कि हम लोगों ने कैसा काम किया है। डेटा प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो ये कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को देखता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है हमारे, हम लोग उनको कितने अच्छे से लेकर चल रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, ये कोई भी इंटरनेशनल लेवल पर कोई हमारी रैंकिंग तैयार करता है, आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी, वो खुद आकर कोई ग्राउंड लेवल पर नहीं, वो यहाँ पर एक तरीके से एनालिसिस करता है। वो जो न्यूज़पेपर में पब्लिश कुछ इन्फॉर्मेशन है, हमारे देश के अंदर में कुछ रिपोर्ट है, अलग अलग लोगों के द्वारा कई सारे एडिटोरियल लिखे गए हैं, उनमें से डेटा को इकट्ठा करके उनको कंपाइलेशन करके हमारी रैंकिंग रखते हैं यहाँ पर। यानी कि हमारा ही डेटा यूज कर हमारी ही रैंकिंग बनाकर हमारे ऊपर चेप देते हैं। तो यहां पर मल्टी इंडिकेटर सर्वे एंड कॉम्प्रिहेंसिव एनुअल जो मॉड्यूलर सर्वे है, जिसको एनएसएस 78 राउंड में 2021-22 और 79 2022-23 में, उसके हिसाब से डेटा इकट्ठा करके उन्होंने बोला कि हम लोग यहां पर जो है वो लैग कर रहे हैं। ठीक है, मतलब हमारे डेटा उठा कर हमारे ऊपर चिपकाकर हम ही को बोल दिया कि तुम लैग कर रहे हो खुद मेहनत नहीं करनी ढूंढने में डेटा। ठीक है, मतलब अपना खुद का एनालिसिस करने में। इसी के साथ में डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का स्कोर जो है वो 55 आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यानी कि रैंक जो हमारी 73 है, अगर इसके हिसाब से हम लोग बात करें। ये जो पिलर है इसके अंदर में क्या है कि लेजिस्लेशन और गवर्नेंस, इसी के साथ में स्टैंडर्ड मेथड क्या है, स्किल पार्टनरशिप कैसी हो रही है, फाइनेंस कैसा है, तो इसके तहत यहां पर काम किया जाता है। तो ये एक अलग पैटर्न आप लोगों को यहां पर नजर आएगा, जिसके बारे में अगर आप लोगों से बात करें तो अलग अलग इंडिकेटर का यूज करके यहां पर ये पूरी रैंक तैयार की गई है। स्किल और पार्टनरशिप जो है वो हालांकि कंसिडर नहीं किए गए थे एसपीआई 2019 में। फाइनेंस कैटेगरी में अगर आप लोग बात करोगे तो यहां पर इसमें लो स्कोर देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारा देश जो है इंडिया, जो नेशनल स्टैटिकल जो प्लान है वो हमेशा लैक ऑफ फंडिंग में आप लोगों को चलता हुआ नजर आता है। तो इसलिए यहां पर दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिलेगी। कई बार तो यही दिक्कतें निकल कर आती है कि फंड जो है वो ढंग से हमारे पास में नहीं है, और जो है तो उसको ढंग से यूटिलाइजेशन नहीं किया जा रहा। तो कई सारी ऐसी प्रॉब्लम यहां पर निकल कर आती है। इन इंडिकेटर को बात करें तो यहां पर सेंसस और सर्वे कैसे होते हैं हमारे देश के अंदर में। कई बार ये कहते हैं कि यार डेटा को ढंग से इकट्ठा नहीं किया गया। सेंसस के बारे में बात करें, सर्वे के बारे में बात करें तो सेंसस में तो चलो फिर भी 100/100 आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, पर सर्वे के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो यहां पर हमको ढंग से नहीं मिलते हैं। एक तरीके से रैंक यहां पर हमारी कम देखने को मिलेगी, क्योंकि डेटा अप टू द मार्क देखने को नहीं मिलता है। तो इंडिया की रैंकिंग यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा के बारे में बात की जा रही है, इसमें हमारा स्कोर, इसी के साथ में जियो स्पेशल में हमारा स्कोर, तो अलग अलग लेवल पर सारे स्कोर इकट्ठा कर फिर ये रैंक तैयार करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, रिलेटिवली लो स्कोर है एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा के अंदर में। कई बार हम लोग चीजों को फुलफिल नहीं कर पाते। क्यों? अभी आप लोगों ने देखा एक कानून मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से, चाइल्ड बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट। तो चाइल्ड बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट जो है यहाँ पर वो डेटा हम लोग कंप्लीट करते ही नहीं है यहाँ पर। तो क्राइटेरिया बोला कि एटलीस्ट 90% रजिस्ट्रेशन बर्थ का यहाँ पर होना चाहिए सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अंदर में। पर हमारे देश में नॉर्मली लोग रजिस्टर नहीं कराते। क्यों? क्योंकि बच्चों की एज बाद में घटानी होती है, उनको आगे चलकर यूपीएससी देना है। अभी एज बढ़ाकर रख देंगे तो फिर उनके पास में कम अटेम्प्ट आएंगे, हैं ऐसा है ना तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग को देखने को मिलेगा। डेटा सर्विस के बारे में अगर बात करेंगे तो डायमेंशन के बारे में बात की जा रही है कि फुल पॉइंट यहाँ पर
बेसिकली मिलते हैं डेटा सर्विस के अंदर में, क्योंकि फिलहाल के टाइम पर ऑनलाइन एक्सेसिबिलिटी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ी है। सरकार ने डिजिटल इंडिया बहुत सारे प्रोग्राम चलाए, इवन डाउनलोड कर सकते हैं, सारे डेटा को अपलोड कर सकते हैं, आराम से सारी चीजें अवेलेबल आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो क्लियरली SPI 2019 जो है वो कंपाइल किया गया वर्ल्ड बैंक के द्वारा। उसमें अगर इंडिया की बात करें तो सुपीरियर परफॉर्मेंस है सेंसस में और यहाँ पर सर्वे में एज कंपेयर टू एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा के, तो ये बातें बोली गई है। तो ये एक तरीके से बताने की कोशिश कर रहा है कि जिस पोस्ट पर हम लोग जाकर बैठ रहे हैं, अब ये काम हम लोग दुनिया भर के लिए करेंगे। तो अगर हम ही इस काम को अपने देश में अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो दुनिया वाले लोग क्या कहेंगे, तुम अपने देश को तो देख लो और तुम इस चेयरपर्सन बनकर बैठ गए, तुम खुद यहाँ पर किस तरीके से इसके साथ में डील करोगे, हमें बस ये बता दो अब। तो इसलिए आप लोग अगर किसी को पढ़ा रहे हो तो जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो सामने वाला आपकी बातें सुनेगा ही नहीं, वो कहेगा पहले खुद पढ़ के आ जाओ भाई तब पढ़ा देना हमको, है ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। मुझे अपनी याद आ गई जब पहली बार मैंने यूट्यूब पर बेसिकली वीडियो बनाई थी, 28 नवंबर को मैंने वीडियो डाली थी 2016 में। उस टाइम पर मैं खुद बेसिकली प्रिपरेशन कर रहा था उस टाइम पर मैं अपनी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ये सोच रहा था कि आखिर मेरी वीडियो क्यों देखेंगे यार बच्चे। पर लेकिन जो है चीज़ें वो काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला, बहुत सारे बच्चों ने देखी। देखना वो वीडियो किस ने देखी है, फर्स्ट वीडियो जो SL पड़ी हुई है 28 नवंबर द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस 2016 का डालना बाई वीर, आप लोग के सामने वो वीडियो खुल के आएगी। मतलब ये चीज़ें देखो यार, सारी बात वही है कि अगर आप लोग खुद ही चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो तो एक्सप्लेन कैसे करोगे। तो जरूरी है पहले आप लोग की अंडरस्टैंडिंग जो है वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था टॉपिक, इसमें कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन रही, जैसे कि यहाँ पर ये क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से, ये रिपोर्ट के बारे में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, ये डेटा के इंडिकेटर क्या क्या हैं, ये सारे आप लोगों से फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पर एडिटोरियल एक बच्चा कह रहा है कि सर ये तो मेंस के लिए है, किसने कह दिया भाई बस अब मेंस के लिए है, ये प्रीलिम्स के सारे क्वेश्चन तो बता देता हूं मैं कि कहां कहां प्रीलिम्स के बन सकते हैं और इंटरव्यू के भी आप लोगों से बन सकते हैं। एडिटोरियल का मतलब है वो आप लोगों का संपूर्ण विकास करता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू हर लेवल पर आप लोगों को फायदा पहुंचाएगा। तो ये होते हैं एडिटोरियल, ठीक है। तो अच्छे से एंजॉय किया करो और कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, उसको ही छोड़कर जाया करो, ओके। दोस्तों आखिर ये आर्टिकल क्यों आया है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि यहां पर ये आर्टिकल का मतलब क्या है, यहां पर बात की गई कि एन एजिंग इंडिया नीड एज रेस्पॉन्सिव टीवी केयर। टीवी मतलब टेलीविजन, रंगीन टीवी, LCD है। यह ट्यूबरक्लोसिस। यहां पर हमारे देश के अंदर में पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसकी एज बढ़ रही है, और एज बढ़ रही है तो जो एज बढ़ रही है उस एज में टीबी की दवाई, टीबी का इलाज क्या होना चाहिए उसके बारे में बात की जा रही है। क्योंकि कोविड-19 के टाइम पर कोमोर्बिडिटी ने सबसे ज्यादा लोगों को मारा। सर क्या बोल दिया, कोमोर्बिडिटी क्या है ये? कोमोर्बिडिटी ये बेसिकली सिस्टम बोल सकते हैं कि जो ऑलरेडी बीमार है, कोई बीमारी है, अब उसको कोविड-19 की बीमारी लग गई, तो मैक्सिमम लोग इसी वजह से मरे हैं जिनको कोई और बीमारी थी। अगर वो सांस की बीमारी थी तो और ज्यादा खतरनाक चीज आप लोगों को यहां पर देखने को मिली। तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। अभी ये आर्टिकल इसलिए आया क्योंकि 1 अक्टूबर को डे सेलिब्रेट किया था बेसिकली बुजुर्गों से रिलेटेड, जो मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था, ठीक है। तो ये जो डे है जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ एल्डर पर्सन, तो ये 1 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया, तो उसके चलते यहां पर ये आर्टिकल आ गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों को बता दूं अपने ही देश के बारे में, एटलीस्ट ये चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बनते हैं तो आप लोगों के मन में उसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बेसिक बातें बताऊंगा जिससे कि आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे। हमारे देश के अंदर में अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहां पर 2011 का जब सेंसस हुआ था तो हमारी जो बुजुर्ग पॉपुलेशन थी, टोटल पॉपुलेशन का, वो 9% थी। यानी कि टोटल जितनी भी जनता थी हमारे देश में उसमें से 9% बुजुर्ग थे। ये डेटा 2030 तक बोला जा रहा है कि बढ़कर हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 12.5%। ये 12.5% हो जाएगा 2030 तक का, जो फिलहाल के टाइम पर 9% था। और अभी रिसेंटली जो मैंने आप लोगों से डिस्कस की थी, यहां पर एक आर्टिकल डिस्कस किया था कि 2050-60 तक ये जो डेटा है वो 20% हो जाएगा। यानी कि हमारी टोटल पॉपुलेशन में 20% बुजुर्ग होंगे। तो आप लोग खुद लगा के देखिए, आप लोग खुद देखो आज की डेट में आप लोग की एज क्या है। हम लोग 2023 में खड़े हुए हैं, ठीक है। आज से 25 साल बाद आप लोग की एज क्या होगी, 25 से 30 साल बाद आप लोग खुद देखो। आप लोग भी काफी सारे जो हैं एक बुजुर्ग कैटेगरी में आते हुए आप लोग यहां पर नजर आएंगे। तो यानी कि ये जो पॉपुलेशन अभी यंग जनरेशन है, जिसके बारे में हम लोग चिल्लाते हैं कि हमारे पास में यंग जनरेशन है, एक टाइम के बाद में ये यंग जनरेशन जो है वो बुजुर्ग पॉपुलेशन होगी। तो उस टाइम पर यहां पर कितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट रहेगी उनको केयर की, तो क्या वो एक तरीके से हेल्थ की फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए हमारा देश जो है वो तैयार है। तो उसके बारे में यहां पर बात कर रहा है। इसीलिए कह रहा है कि एज रेस्पॉन्सिव यहां पर हमारे पास में दवाइयां और इलाज होने चाहिए, ताकि एज के हिसाब से हम लोग चीजों को प्रोवाइड कराया जा सके। अगर बात करें ट्यूबरक्लोसिस के बारे में, जो अफेक्ट करता है 25 लाख इंडियन को, 25 लाख इंडियन हर साल इसकी वजह से बीमार होते हैं।
और आप लोगों को बता दूं, इसकी वजह से एटलीस्ट 1000 लोगों की जान हर दिन जाती है। आप लोग बोलोगे सर क्या बोल दिया, 1000 लोग हमारे देश के अंदर में 2 अक्टूबर को आज भी मर जाएंगे ओनली टीबी की वजह से। ये इतनी खतरनाक बीमारी यहां पर देखने को मिल रही है, एटलीस्ट एवरी डे की बात चल रही है यहां पर। इसीलिए हमारे देश के अंदर में नेशनल टीबी प्रिवेंशन सर्वे किया गया 2021 में, और उसने रिवील किया कि टीबी जो है ना वो एक तरीके से यहां पर ओवर एज जो लोग हैं, जिनकी एज जो है वो बेसिकली अगर बात करें तो 55 से ऊपर हो रखी है, उनमें यहां पर ये काफी ज्यादा खतरनाक लेवल पर देखने को मिलेगा, मच हाइयर है एज कंपेयर टू जो नॉर्मल है। यानी कि मान लीजिए 55 से नीचे का एज है तो 1 लाख में से यहां पर उनकी जान जाती है लगभग 316 लोग मर जाते हैं जिनकी 55 से नीचे एज है। जिनकी 55 से ऊपर है यहां पर, तो ये बोला जा रहा है कि 1 लाख में से लगभग इसके डबल है, लगभग 600 के करीब लोगों की जान चली जाती है जिनकी 55 से ऊपर है। तो यहां से आप लोग अंदाजा लगाइए कि कंडीशन क्या है। तो इससे आप लोग सोच सकते हैं कि कितनी ज्यादा खतरनाक चीज आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रही है। तो इसलिए जरूरी है कि टीबी को एलिमिनेट करने के लिए काम किया जाए, और ऐसा नहीं कि हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। तो ये टीबी जो है बुजुर्गों के ऊपर और ज्यादा इंपैक्ट आने वाले टाइम में डालती हुई आप लोगों को नजर आएगी, क्योंकि टीबी जो है एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि ये ऐसी बीमारी है जो कि इंसान से दूसरे इंसान में बड़ी आसानी से फैलती है, और अगर किसी इंसान को ऑलरेडी कोई बीमारी है उसको ये फैल गई तो उसके बचने के चांसेस जो है वो आप लोगों को ना के बराबर देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए यहां पर जरूरी है एक सपोर्ट प्रोवाइड कराए। सबसे बड़ी बात जो यहां पर बोली गई, अगर अपने ही देश के बारे में आप लोग बात करें, हमारे ही देश के बारे में, तो यहां पर हमारे देश के अंदर में अगर आप लोग जाओगे ना, खासकर हिली रीजन के अंदर में, ठीक है, हिली रीजन के अंदर में या फिर रूरल एरिया के अंदर में, तो यहां पर लोग जो है वो दिक्कत फेस करते हैं। रीजन क्या है, मतलब ट्यूबरक्लोसिस का शायद ही आप लोगों ने अपने आसपास में कोई इंस्टीट्यूट देखा होगा कि यार हमारे मोहल्ले में एक टीबी का इलाज करने वाला कोई इंस्टीट्यूट है, नहीं देखा होगा। तो इसलिए लोगों को अपने गांव से निकलकर दूर जाना पड़ता है अपनी टीबी का इलाज कराने के लिए, और ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। सोचो एक गांव में से कोई इंसान जिसको टीबी है वो सिटी में जा रहा है, अब वो खुद का व्हीकल नहीं है उसके पास में, वो बस में जा रहा है, वो इधर उधर बेसिकली बस का इस्तेमाल कर रहा है, रिक्शा का इस्तेमाल कर रहा है, ऑटो का इस्तेमाल कर रहा है, और ये ऐसी बीमारी है जो कि फैलती है एक इंसान से दूसरे इंसान में। तो सोचो कितने सारे लोगों को ये टीबी जो है वो फैलती हुई नजर आएगी जब कोई इंसान जो है वो इस तरीके से यहां पर विजिट करता हो, यहां पर नजर आएगा। तो बहुत बड़ा रीजन तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा जिसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती है, और इंसान का इम्यून सिस्टम जो है वो बिल्कुल बर्बाद कर देती है। इसलिए उसको प्रॉपर फूड मिलना चाहिए। तो मैक्सिमम लोग जो गरीब तबका है सोसाइटी का, जिनको हाई न्यूट्रिशन हाई क्वालिटी का खाना नहीं मिल पाता है, उनके ऊपर ये इंपैक्ट डालती है, यहां पर नजर आती है। तो यानी कि एक तो इंसान वैसे ही मर रहा है, ऊपर से खाने पीने के लिए जुगाड़ नहीं है ढंग से, तो यहां पर ये चीजें यहां पर देखने को मिलेगी। और कई बार इस सोसाइटी के अंदर में स्टिग्मा भी आप लोगों को देखने को मिलता है कि लोग जो है किसी को बीमारी हो गई तो उसको अलग ही तरीके से इग्नोर करने लगते हैं, वो वैसे मर जाता है इंसान कि उसको कोई सपोर्ट प्रोवाइड कराने वाला नहीं है। इवन कई बार तो फैमिली मेंबर तक जो है वो छोड़कर चले जाते हैं कि कहीं इनको भी यहां पर ये टीबी न लग जाए, ये चीजें देखने को मिलेगी। तो अगर हमारे देश में जो बुजुर्ग पॉपुलेशन होने वाली है, अगर उनका हम लोगों ने इलाज के बारे में अगर हम लोगों ने नहीं सोचा तो ये दिक्कत वाली बात हो जाएगी, क्योंकि डिफिकल्टी होनी बहुत ज्यादा स्टार्ट हो जाएंगी यहाँ पर, और फिर बहुत दिक्कतें देखने को मिलेगी, खासकर जो गरीब तबका है सोसाइटी का। तो इसलिए उसके लिए कम से कम एटलीस्ट कुछ करना चाहिए समाज के लिए, ये बातें बोली गई है। और टीबी से रिलेटेड यहाँ पर कुछ ना कुछ हम लोग को लाना ही पड़ेगा, और ऐसा नहीं कि काम कर नहीं रही है सरकार ने। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे इनिशिएटिव है, कई सारे सक्षम प्रोजेक्ट है, टीबी हारेगा देश जीतेगा, ये इसी के साथ में आप लोगों को यहाँ पर निश्चय इकोसिस्टम, निश्चय जो पोषण, ये योजना आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत बनाने की बात की गई, ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हमारे देश का टारगेट है कि टीबी को एलिमिनेट करना है 2025 तक, यानी कि 23 में बैठे हुए 25 तक लग नहीं रहा है कि इसको अचीव कर पाएंगे, फिर से पोस्टपोन करना पड़ेगा ऐसा लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो कंडीशन ये है अभी। इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है अलग अलग किस तरीके से ऑब्जेक्टिव लेके चल रहे हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कराना है, किस तरीके से कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, किस तरीके से CSIR का यहाँ पर फायदा उठाने की कोशिश करनी है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। सबसे बड़ी बात क्या है, ये मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। यहां पर बात की जा रही है निश्चय मित्रा इनिशिएटिव, इसमें एडिशनल डायग्नोसिस की बात की जा रही है, न्यूट्रिशनल सपोर्ट की बात की जा रही है टीबी फ्री, और इसी के साथ में पोर्टल बनाने की बात की जा रही है जिससे कम्युनिटी की सपोर्ट देखने को मिलेगी। यानी कि अगर आप लोग भी चाहते हैं, आप लोगों के पास में पैसा है थोड़ा सा, किसी एक टीबी के मरीज को आप लोग गोद लेना चाहते हैं कि हम इसका इलाज करवाऊंगा, ऐसा भी प्रोग्राम यहां पर स्टार्ट किया गया है ताकि टीबी को हम लोग यहां पर हरा सकें। तो आप लोग सोच सकते हैं ये दिक्कतें यहां पर देश के अंदर में काफी है, तो इसके ऊपर हम लोग को काम करना चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट बात जो आप लोग यहां पर याद रखिएगा, टीबी एक तरीके से कहीं ना कहीं एक सोसाइटी में जो देखने को मिलती है ना, कई सारे लोग उससे डर जाते हैं। तो डरना नहीं है, उसके बारे में लोगों को अवेयर करना है कि हाँ ये ऐसी बीमारी है। आप लोग अगर एक तरीके से मास्क वास्क लगाकर अपने आप को थोड़ा सा वो रखोगे तो ये आप लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं इसको कंट्रोल कर सकते हो। अपना इम्यून सिस्टम अच्छा रखोगे, लाइफ स्टाइल आप लोग का अच्छा रहेगा, तो लाइफ स्टाइल डिजीज की कैटेगरी में भी आप लोगों को देखने को मिलती है।
तो जो इंसान बुजुर्ग है अगर उसको लग जाए तो कम से कम आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसका अच्छे से इलाज कराएं, ना कि उसको ऐसे ही छोड़ दें। और ये आप लोग ध्यान रखना। अच्छा, हेल्थ केयर की बात अगर हम लोग करते हैं तो हेल्थ का सब्जेक्ट जो है वो सेंट्रल लिस्ट में आता है, फिर स्टेट लिस्ट में आता है। आप लोगों को ये बताना है 7वें शेड्यूल के अंदर। देखता हूं कौन इसका सही आंसर देता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछाते हैं। अभी टीबी की दवाइयों की कमी पड़ गई थी, पहले ही पड़ गई थी, अभी भी पड़ गई थी रिसेंटली, तो उसके लिए भी बात की जाती है कि टीबी की दवाई जो है वो लोगों तक पहुंचती रहनी चाहिए। ये जरूर याद रखिएगा, हमारा टारगेट है कब तक का, ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछाते हैं। तो यहाँ पर हमारा टारगेट है 2025 तक का, हम लोग टीबी को एंड करेंगे, ठीक है। जबकि WHO का 2030 तक का है, तो हम लोग आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं। BCG जो वैक्सीन होती है कई बार यहाँ पर ये अवेलेबल नहीं होती है, पर लेकिन वही ये दिक्कतें देखने को मिलती है, इसकी वजह से कई सारे इशू निकल कर आते हैं। तो बहुत ही बेसिक से ये कई बार आप लोगों को आर्टिकल देखने को मिलता रहता है, जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। टीबी किसकी वजह से फैलता है, अगर आप लोगों से पूछें यहाँ पर बेसिकली टीबी के बारे में, तो यहाँ पर आप लोग बता सकते हैं कि टीबी जो है उसके बारे में कि एक तरीके से कि किसकी वजह से फैलता है, वायरस की वजह से फैलता है या फिर बैक्टीरिया की वजह से फैलता है या फिर कोई और है, क्या आप लोग बोलोगे यहाँ पर। तो याद रखिएगा टीबी जो है वो बैक्टीरिया की वजह से फैलता है, ठीक है। ये इसको बेसिकली माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं, जिसके बारे में आप लोगों को पहले भी कई बार बताया। ट्रांसमिशन वाली डिजीज है, खांसना छींकना किसी के पास में आप लोग हो तो ये उससे फैल सकता है। किसी को हो गया तो उसका वेट डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ट्रीटमेंट में 6 से 9 महीने लगते हैं प्रॉपर टीबी में, आप लोग ध्यान रखिएगा। वैक्सीन BCG आप लोगों को मैंने बताया अभी, जो कि यहाँ पर काम करती है इसके लिए। ग्लोबल इंपैक्ट काफी ज्यादा है, डेथ काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलती है, इसलिए मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। सबसे खतरनाक तो चीज यही है कि टीबी किसी को हो गई तो इंसान जो है वो कई बार कंटिन्यूअस दवाई नहीं लेता है, इसकी वजह से पहली दवाई काम करना बंद कर देती है, फिर हाई डोज देना पड़ता है। तो ये चीज है, अर्ली डिटेक्शन हो जाए तो आराम से हो जाता है काम, अगर लेट हो जाए तो इंसान को लेट उठता है, लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से भी फैलता है। तो ये बहुत बेसिक सी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें याद रखिएगा बेसिकली एटलीस्ट बैक्टीरिया के बारे में। और बैक्टीरिया का नाम जो मैंने आप लोगों को बताया वो आप लोगों से पूछ लिया आता है कई बार, ये है इसको माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के नाम से आप लोग जानते हैं, कंफ्यूज आना कतई नहीं है, ठीक है। बेसिक है पर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ओके। दोस्तों ये एक ऐसा आर्टिकल है जिसके ऊपर आप लोग स्टार लगा सकते हैं, क्योंकि ये सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है और बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये द हिंदू के फ्रंट पेज पर कवर किया गया, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी कवर किया गया और इवन PIB के अंदर भी ये आर्टिकल कवर किया गया कि लॉ कमीशन ने एडवाइस की है कि एक तरीके से एडवाइस अगेंस्ट द रिड्यूसिंग द एज ऑफ कंसेंट टू द 16 अंडर द पोक्सो एक्ट। तो यहाँ पर उसके द्वारा बोला गया कि जो फिलहाल अभी एज है जो 18, उसको 18 ही रहने दिया जाए। अगर इसको 16 कर दिया जाएगा तो इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो खासकर झेलनी पड़ सकती है, बच्चों के ऊपर इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा अगर एज ऑफ कंसेंट जो है वो आप लोगों ने रिड्यूस कर दी। मतलब क्या है इसका समझेंगे, पहले कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बन सकता है। सबसे पहले तो जो बात करें लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, तो अभी फिलहाल जो है 22वां यानी कि 22 लॉ कमीशन ये हेडेड किया जा रहा है जस्टिस ऋतु राज अवस्थी के द्वारा, ठीक है। RRA रख लेना, ठीक है, ऋतुराज अवस्थी। और जो रिपोर्ट नंबर है जिसके अंदर में ये सारी बातें बोली गई हैं वो है 283। तो 283 रिपोर्ट नंबर के अंदर में यहां पर ये बात बोली गई और ये रिसेंटली अभी यहां पर लॉ मिनिस्ट्री को यहां पर इनके द्वारा ये रिपोर्ट जो है वो सबमिट की गई, क्योंकि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो लॉ मिनिस्ट्री के अंडर में आप लोग काम करता हुआ नजर आता है। तो इसके चलते यहां पर ये पूरा आर्टिकल जो है वो सामने निकल कर आया है। देखो हमारे देश के अंदर में अगर आज के दिन में देखो बच्चों से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा उज्जैन का जो केस निकल कर आया, 12 साल की बच्ची के साथ में जो दुष्कर्म देखने को मिला, उसने पूरे समाज का सर जो है वो शर्म से झुका दिया। ये सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिली। उसमें सबसे खतरनाक चीज तो ये थी कि जिन्होंने उसको दुत्कारा अपने घर के आगे से चल चल आगे चल, कईयों ने उसके हाथ में 2-4 रुपए रख दिए कि हाँ इसकी हेल्प हो जाएगी, वो फिर भी एक बार को सही है। उससे तो ज्यादा अच्छे हैं जिन्होंने उसको दुत्कार कर आगे चलता कर दिया। और जो बेसिकली पुजारी साहब थे जिन्होंने उसको बेसिकली संभाला उस टाइम पर, तो वो तो भगवान बन गए यार एक टाइम पर लेकिन हर इंसान ऐसे नहीं होते हैं। जो इंसान जिसने रेप किया उस इंसान के बारे में हम लोग को सोचना पड़ेगा कि उससे बच्चे को कैसे बचाना है। तो लॉ कमीशन ने यहां पर यही बात बोली। एक तो पोक्सो एक्ट जो है हमारे देश के अंदर में काफी खतरनाक एक्ट है। ये बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बहुत ही एक तगड़ा एक्ट देश के अंदर में बनाया गया, जिसको प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस बोलते हैं। आप लोगों को एक खतरनाक लेवल का सच में ये बता दूं, कभी भी किसी बच्चे के साथ में रेप हो रहा है, कोई उसके साथ में कोई छेड़खानी हो रही है, तो हमेशा वो इंसान ये करता हुआ नजर आएगा जो आप लोगों के आसपास में रह रहा है, जो आप लोगों का बहुत ही सगा संबंधी है, जो आप लोगों का यार दोस्त है, वो ऐसी बदतमीजी करता हुआ नजर आएगा।
बाहर वाले इंसान के नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो ना के बराबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम लोग ट्रस्ट कर कर अपने बच्चों को छोड़कर किसके पास में जाते हैं, ये पता चलता है कि वो उस बच्चे के साथ में क्या हरकतें कर रहे हैं। इसीलिए इसके ऊपर कई सारी मूवीज तक बनाई गई है जब यहाँ पर बच्चे के बारे में ऐसी सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो लॉ कमीशन क्या कह रहे हैं कि अगर 18 एज आप लोग कर देते हो, तो यहाँ पर अभी हम लोग बात करते हैं कि चाइल्ड मैरिज के बारे में, कि 18 साल से नीचे जो है बच्चे की शादी नहीं होनी चाहिए, तो हम लोग बोल देंगे कि इसकी तो 16 साल है, इससे तो कंसेंट ले लिया, इससे तो पूछ लिया। इसी के साथ में चाइल्ड ट्रैफिकिंग में भी यहाँ पर आप लोग उसको कंसेंट मान लोगे। अभी फिलहाल उनका कंसेंट जो है वो कंसेंट नहीं माना जाता है। यानी कि अगर किसी लड़की की शादी हो गई है और उसकी एज जो है वो 18 साल के नीचे है और कल को चलकर उसके साथ में कोई फिजिकल रिलेशन अगर बनाता है, इवन हस्बैंड भी, तो उसको रेप माना जाएगा। पर लेकिन अगर 16 कर दी तो इसका मतलब उसका कंसेंट है, उसके पूछ के उसके साथ में रिलेशनशिप बनाया गया है। तो ये कहीं ना कहीं बच्ची की जो हेल्थ पर काफी इंपैक्ट डालेगा। और छोटी सी नन्ही सी बच्ची कल को अगर प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसकी बॉडी इतनी डेवलप हुई नहीं है अब तक कि वो एक बच्चे को जन्म दे सके, तो जच्चा और बच्चा दोनों की जिंदगी जो है वो खतरे में पड़ती हुई यहां पर नजर आएगी। तो इसलिए लॉ कमीशन ऑफ इंडिया कह रहे हैं कि इसको ऐसा ही रहने दो जैसा चल रहा है फिलहाल के टाइम पर, अभी इतना ही सही है यहां पर चीजों को कंट्रोल करने के लिए। ये कानून आज का नहीं है यार, 2012 में ये कानून लाया गया और फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव लॉ है इंडिया के अंदर में जो सेक्सुअल एब्यूज के बारे में बात करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे अंदर में ये एडमिनिस्टर किया जाता है। कौन है इसके मिनिस्टर, ये आप लोगों को बताना है। सेक्सुअल असोल्ट और हरासमेंट और पोर्नोग्राफी, अगर कोई भी ऐसी हरकतें करता हो बच्चे के साथ में पाया जाता है तो उस इंसान को जो है एक स्पेशल कोर्ट के थ्रू भी फटाफट ट्रायल कर सजा सुनाने की बात है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे लगी यहाँ पर, और ये इस आर्टिकल इस पर्टिकुलर जो कानून के अंदर में रखी गई है, वो है कि न्यूट्रल है। बेसिकली ये लड़का और लड़की के बारे में बात नहीं करता है। इसका मतलब ये कि 18 साल से नीचे चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, यानी कि चाहे बॉय हो या फिर गर्ल हो, दोनों को ये सेम ट्रीटमेंट देता हुआ नजर आता है। और आप लोगों को बता दूं, ये आप लोग जानकर हैरान होंगे, लड़कों के साथ भी ये बहुत बदतमीजी होती है बचपन में, ये यहां पर ओनली लड़कियों के साथ नहीं है। ऐसा भी आर्टिकल मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था। और ऐसे जिस दिन मैंने आर्टिकल डिस्कस किया था, कई सारे मैसेज मेरे पास में आए थे जिन्होंने अपने सगे संबंधी के बारे में चीजें मेरे साथ में शेयर की थी कि हाँ सर जो आपने बोला वो सही है। ऐसी सिचुएशन मेरे साथ ही बचपन में देखने को मिली। मेरे उसके खुद के चाचा ने उसके साथ में बदतमीजी की थी बेसिकली। यहाँ पर ऐसी भी हरकतें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये ऐसे मैसेज जब आते हैं ना, भाई सब अंदर से झकझोर देते हैं कि आखिर रिलेशनशिप का मतलब ही क्या रह गया। जो लोग प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं वो इतनी घटिया हरकत करते हुए नजर आते हैं। तो जरूरी है कि इसको यहाँ पर कहीं ना कहीं संभाला जाए। सबसे बड़ी बात है नॉन रिपोर्टिंग ऑफ द सेक्सुअल एब्यूज। रीजन क्या है, वो पर्सन जो होता है ना वो कोई जान पहचान वाला होता है, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पर देखने को मिलेगा और इसकी वजह से ये केस जो होते हैं वो आप लोगों को बढ़ते हुए नजर आते हैं। तो जरूरी है यहाँ पर कि इसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाए। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर अगर फेलियर टू रिपोर्ट एनी रिजल्ट इन द 6 मंथ, तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात देखो, सबसे आप लोगों को बता दो एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर जो कि आप लोग समझ पाएंगे। आज की डेट में कुछ केस ऐसे होते हैं जो कि चले गए तो चले गए, पर लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। आप लोग इनको कभी भी रिपोर्ट कर सकते हो क्योंकि यहां पर बच्चे की बात है और उस बच्चे के मानसिक जो एक पर इंपैक्ट पड़ता है उसको संभालने की बात है यहां पर। तो इसीलिए यहां पर अगर कोई फेल हो जाता है इसको यहां पर रिपोर्ट करने में, जिसको रिपोर्ट करना चाहिए उसके लिए भी 6 महीने का इंप्रिजनमेंट और फाइन की गई कि तुमने इसको रिपोर्ट क्यों नहीं किया। तो ये बात आप लोग समझ सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो देखने को मिली, नो टाइम लिमिट फॉर द रिपोर्टिंग। अगर ये किसी के साथ में बचपन में हुआ है, आज भी जाकर वो इसको रिपोर्ट कर दे क्योंकि आज तो वो चीजें समझ पा रहा है या फिर समझ पा रही है, तो आज भी उस इंसान को सजा मिलती हुई नजर आएगी अगर ये प्रूफ हो जाता है तो। इसी के साथ में कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में बात करें तो विक्टिम की आइडेंटिटी जो है वो यहां पर कहीं ना कहीं एक तरीके से उसको सही रखा जाएगा, वो पब्लिकली नहीं आएगी क्योंकि इसकी वजह से यहां पर काफी ज्यादा दिक्कत देखने को मिलती है। मेंटल हरासमेंट बच्चों को झेलना पड़ता है, ठीक है। इंडिविजुअल को बात करें, सबसे बड़ी बात यहां पर होती है कि फैमिली मेंबर कोई यहां पर इस तरीके की हरकतें करते हुए नजर आते हैं, ठीक है। तो यहां पर इसलिए जरूरी है कि उससे भी ज्यादा कोई ट्रस्टवर्दी पर्सन होना चाहिए यहां पर, जो कि यहां पर बच्चे के साथ में हो, जो भी ऐसी चीजें निकल कर आती है उसको थाम सके उस टाइम पर। और अगर कोई बच्चा यहाँ पर मेंटली इल है तो यहाँ तो और भी प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। कई बार ऐसी चीजें भी देखने को मिलती हैं कि मेंटली इल कई सारी लड़कियां जो हैं उनको प्रेग्नेंट कर दिया जाता है, ऐसी हरकतें भी निकल कर आती है। इतनी दरिंदगी भरी सोसाइटी में आज के में चीजें देखने को मिलती है। अगर बात करें इंक्रीज इन द सेक्सुअल एब्यूज देखने को मिलता है, लैक ऑफ अवेयरनेस और क्रिमिनलाइजेशन के बारे में बात करें तो कंसेंसुअल एडोलेसेंट सेक्स जो यहाँ पर है ये काफी बड़ा कंसर्न है जिसके ऊपर यहाँ पर काम करना है। तो यहाँ पर रिकमेंडेशन क्या है वो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चे ने एक इस तरीके से आप लोग सोचो कि बच्चा डर गया, उसने हाँ नहीं भरी उस चीज के लिए, सहम गया वो यहां पर, तो कई बार उसको अप्रूवल मान लिया जाता है, ठीक है।
तो मौन जो यहां पर बोला गया कि स्वीकृति, नोट लीगल कंसेंट, ये एक लीगल कंसेंट नहीं है, यानी कि एक तरीके से उसने स्वीकृति दे दी, हाँ जो तुम करना चाह रहे हो वो कर लो। तो ये बातें यहां पर बोली गई है। तो एडवाइस किया जा रहा है कोर्ट को कि इन चीजों को भी ध्यान में रखा जा सके कि सेफगार्ड मिले बच्चे के लिए यहां पर, और रिकमेंडेशन दी जा रही है कि कहीं ना कहीं EFIR स्टार्ट की जाए इन चीजों के लिए, और डिले ना हो यहां पर रजिस्ट्रेशन करने में, क्योंकि इसकी वजह से बच्चे के दिमाग पर काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है जब ये चीजें रेगुलर चलती हुई नजर आती है। इनको रिपोर्ट किया जाए, रिकॉर्ड किया जाए, एविडेंस इन्वेस्टिगेट किया जाए, ट्रायल किया जाए, पर लेकिन सारे के सारे काम जो होने चाहिए वो चाइल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट में होने चाहिए। इसी के साथ में रिकॉर्डिंग करना है स्टेटमेंट बच्चे की उसके रेजिडेंट पर हो, जहां पर वो रहता है उसकी चॉइस की जगह पर हो, ऐसा नहीं कि कहीं पर भी लेकर आगे। वुमेन पुलिस ऑफिसर को प्रेफर किया जाए जो कि एटलीस्ट सब इंस्पेक्टर की रैंक का हो, यानी कि थोड़ा बहुत चीजें समझता हो या समझती हो बेसिकली। नो नाइट डिटेंशन, किसी बच्चे को नाइट में नहीं यहां पर लेकर आना है कहीं पर भी। पुलिस ऑफिसर जो है वो यूनिफॉर्म में ना हो, एक नॉर्मल ड्रेस में हो, यहां पर बच्चे की स्टेटमेंट जो हो रिकॉर्डेड हो इन देयर ओन वर्ड, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। और मेडिकल एग्जामिनेशन जो है कंडक्ट किया जाए प्रेजेंस में उसके पेरेंट्स के, ना कि या फिर अपने हिसाब से करना स्टार्ट कर दो, या कोई ट्रस्टेड पर्सन यहां पर होना चाहिए। इसी के साथ में इस चीज को और अच्छे लेवल पर कंप्लीट करने के लिए बच्चे से कोई भी एग्रेसिव क्वेश्चनिंग न की जाए, ताकि वो बच्चा जो है कंफर्टेबल फील ना करे, ठीक है। इसी के साथ में जो भी यहां पर ये हरकतें कर रहा था जो बच्चे के साथ में, ठीक है, तो यहां पर बात की जा रही है कि उसके सामने उसको लेकर न आ जाए, ठीक है। चाइल्ड विक्टिम शुड नॉट सी द एक्यूज ड्यूरिंग द टेस्टिमनी, ठीक है। स्पेशल कोर्ट को 1 साल के अंदर अंदर में इसको निपटाना है। और सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी यहां पर, ये अमेंडमेंट किया गया कि यहां पर डेथ पेनल्टी तक का प्रोविजन रख दिया गया है। बच्चों से रिलेटेड यहां पर बात की जा रही है, और यहां पर 20 साल तक का इंसान को जो है जेल में सड़ाने की बात की जा रही है अगर पोर्नोग्राफी से रिलेटेड बच्चे के साथ में कहीं पर चीजें होती हैं। तो ये काफी अच्छा चेंज किया गया 2019 में, और कई सारे स्टेट ने अपने अपने हिसाब से इसके अंदर में अमेंडमेंट करके ये कानून और भी तकड़ा बना दिया। तो इसकी वजह से सैल्यूट है यहां पर कि कहीं ना कहीं ये और ज्यादा प्रोटेक्टिव हो गया, और बच्चों को और अच्छे से अब हम लोग यहां पर प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट कानून है, ठीक है। तो ये काफी जरूरी है कि आप लोगों के आसपास में कोई ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है तो बीइंग एक गुड सिटीजन और बीइंग ए सेल्फ फैमिली मेंबर, आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन चीजों को थोड़ा सा सेंसिटिव तरीके से देखें और बच्चों को प्रोवाइड कराने की कोशिश करें आप लोग भी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन के बारे में, जो कि हमारे देश की ब्रो यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहाँ पर काफी शानदार परफॉर्मेंस देते हुए 96% जो सेला टनल है वो कंप्लीट कर दिया है, और जल्दी ही ये ओपन किया जाएगा। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है यहाँ पर, ये अभी किस किस को कनेक्ट करेगा, तो तवांग डिस्ट्रिक्ट में है अरुणाचल प्रदेश के अंदर में, और लगभग 4170 मीटर की हाइट है सी लेवल से अगर बात करें। कनेक्ट करेगा जो तवांग वैली है उसको पूरे इंडिया के साथ में कनेक्ट करेगा, वो भी थ्रू आउट द ईयर। और ये ब्रो यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये कारनामा करके दिखाया गया। तो सैल्यूट है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को। किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है ये आप लोगों को बताना है, और कौन है इसके हेड आज की डेट में, ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। सेला टनल जो है ये लोकेटेड है किसमें, कमिंग जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश का, जिसको वेस्ट कमिंग बोलते हैं बेसिकली, और वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट बायलेटरल टनल है, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट है ये याद रखिएगा, और एल्टीट्यूड लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर है। ऑल वेदर कनेक्टिविटी यहां पर देखने को मिलेगी बिटवीन गुवाहाटी इन आसाम और तवांग जो डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश का। और इसी के साथ में यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो कहीं ना कहीं जो सेला पास है यहां पर ये NH13 के साथ में कनेक्ट होता हुआ नजर आएगा, ट्रांस अरुणाचल प्रदेश जो बेसिकली हाईवे सिस्टम है उसके साथ में। और बताया एक इसके द्वारा, ये बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था 1 अप्रैल 2019 में, और अभी यहाँ पर एक लगभग कंप्लीट होने जा रहा है। तो देख सकते हैं कि काफी लंबे समय तक जद्दोजहद करके यहाँ पर ये टारगेट अचीव किया गया है, ठीक है। तो सैल्यूट है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है बुर्किना फासो के बारे में। तो काफी लार्ज स्केल पर मिलिट्री को यहाँ पर देखने को आप लोगों को मिलते रहते हैं, तो उसके चलते कई बार अफ्रीका के अंदर में ये बड़ा ही नॉर्मल सा है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज में आ गया है। तो ये तो कोई नहीं पूछेगा कि मिलिट्री को हुआ या नहीं हुआ है, पर लेकिन इसकी वजह से ये पर्टिकुलर कंट्री न्यूज में है जिसका नाम है बुर्किना फासो। तो इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं, लैंडलॉक कंट्री है यहाँ पर, जो कि आप लोग इसकी जो कैपिटल है ये है उगादागादू, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर इसका कैपिटल हो गया, और ये बाउंड्री जो शेयर करती है, ऊपर जाओगे तो यहाँ पर माली हो गया, इधर नाइजर हो गया, नीचे आओगे तो कोस्ट डी आइवरी हो गया, घाना हो गया, बेनिन हो गया। तो इनके साथ में ये अपनी बाउंड्री शेयर करती हुई नजर आती है। इंटरेस्टिंग है इसका नाम अगर देखोगे, अपर वोल्टा बोलते थे पहले इसको, पार्ट था फ्रेंच का, जो कि फ्रांस ने रूल किया यहाँ पर बेसिकली 1896 से, और इसी को इंडिपेंडेंट मिली 1960 में। तो लंबे समय तक यहाँ पर चीजें चली। इसी के साथ में सवाना, प्लेटू और लो माउंटेन आप लोगों को देखने को मिलेगी यहाँ पर,
इसी के साथ में यहाँ पर आप लोगों को एक इसका नॉर्दर्न रीजन है जिसको साहेल रीजन आप लोगों ने सुना होगा, जो कि एक डेजर्ट की कैटेगरी में आता है। फ्रेंच ऑफिशियल लैंग्वेज है, इतने लंबे समय तक यूज की है तो फ्रेंच ही बनेगी। इसी के साथ में इंडिजिनस जो स्पोकन लैंग्वेज है वो है मोरी, या फिर मोसी भी आप लोग बोल सकते हो उसको, मोसी नहीं होती मोसा मोसी तो काफी लार्ज स्केल पर एग्रीकल्चर इकोनॉमी है। वैसे देखो तो 80% ऑफ लोग जो हैं वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा इसमें कनेक्टेड है। और गवर्नमेंट जो है वो रिपब्लिक है विद प्रेसिडेंशियल सिस्टम, वो फॉर्म ऑफ यहाँ पर यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है ये बेसिकली रिलेटेड है, बहुत बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा 13,500 करोड़ के, और कहाँ पर, तेलंगाना के अंदर में। तो तेलंगाना के बारे में पहले तो आप लोग ये बताइए कि कितने राज्य ऐसे हैं जो कि तेलंगाना की बाउंड्री टच करते हैं हमारे देश के अंदर में। ये एक मैप बेस्ड क्वेश्चन के तौर पर आप लोग ले सकते हैं। ट्राइबल यूनिवर्सिटी टर्मरिक बोर्ड ये यहाँ पर स्टेब्लिश किए जा रहे हैं, इसके बारे में अनाउंसमेंट किया गया है। इंडियन एक्सप्रेस ने भी कवर किया ये आर्टिकल और द हिंदू ने भी कवर किया, दोनों का आर्टिकल है यहाँ पर। कंबाइन कर बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों के सामने बेसिकली रखने जा रहा हूँ। अभी यहाँ पर बात करें तो बता दिया कहाँ पर है, कितना प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट इंक्लूड करता है रोड और इसी के साथ में रेल सेक्टर, इसी के साथ में इसको आप लोगों को देखने को मिलेगा 4 लेन का यहाँ पर बेसिकली हाईवे देखने को मिलेगा, न्यू रेल देखने को मिलेगी। ये लोकल नाम है, ये रटने नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात क्या है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा वो है यहाँ पर ये, इसके बारे में थोड़ा सा याद रख सकते हैं। पहला है ट्राइबल यूनिवर्सिटी और नेशनल टर्मरिक बोर्ड, इसके लिए यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है स्टैब्लिश करने के लिए 500 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। और यहाँ पर जो पर्टिकुलर जो नाम यहाँ पर रखा जा रहा है ये है यहाँ पर समाका साराका, जो यहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटी से रिलेटेड यहाँ पर इनके डायटी है उसके नाम पर नाम रखा गया है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है यहाँ से डायरेक्ट आप लोगों के लिए, क्योंकि नेशनल लेवल की चीज है, नेशनल टर्मरिक बोर्ड है ना कि स्टेट का। तो ये नाम आप लोगों से कोई पूछ ले किससे रिलेटेड है तो ये कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं होगी, तो नाम याद रखना समाका साराका। ठीक है, इसी के साथ में अनाउंस किया गया यहाँ पर स्टेब्लिश करने के लिए नेशनल टर्मरिक बोर्ड, ये है बेसिकली निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, ये भी आप लोगों को तेलंगाना के अंदर में देखने को मिलेगा। इसी के साथ में टेक्सटाइल पार्क और यहाँ पर इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए काफी कुछ देखने को मिलेगा। तो इसके लिए यहाँ पर बात की जा रही है, ये कहाँ पर है, ये है बेसिकली हनामकोंडा। ठीक है, तो हना बेसिकली हनाकोंडा। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर लोकल एरिया है। देखिए जो याद रखने वाले हैं वो याद रखने वाले हैं, जैसे ऊपर वाले मैंने बताया। ठीक है, उनको याद रखना। खासकर हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी को जो है इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का दर्जा दिया जा रहा है। इससे क्या होगा, ऑटोनॉमी मिल जाती है इंस्टीट्यूट को, अपने डिसीजन लेना, अपनी खुद की चीजों को स्टैब्लिश करना, कितनी फैकल्टी होनी चाहिए बाहर से, कितनी फैकल्टी फॉरन, कितने बच्चे, कितनी बेसिकली सिलेबस वगैरह चीजें किस तरीके से डिसाइड करनी है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है। ठीक है, तो इससे फायदा होता है, अपने ऊपर फोकस जाता है, कोई ऊपर से कंट्रोल करने वाला नहीं बचता है। इसी के साथ में नेशनल टर्मरिक बोर्ड जो है ये याद रखेगा, टर्मरिक से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। मेरे तो दादाजी थे वो खुद हल्दी जो है वो बेसिकली खेतों में उगाया करते थे, तो मुझे याद आ जाता है वो खुद की अपनी हल्दी खुद पीस कर उसी से वो उसका इस्तेमाल किया करते थे। उसके अंदर कई सारी चीज़ें मिलाकर बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग था, एक चूरन बनाया करते थे। चूरन बोलना मतलब एक तरीके चूरन का नुस्खा टाइप का था, और उसको चाय में डालकर पिया करते थे। मतलब उसको हम कई बार जब दादाजी इधर उधर होते थे तो हम लोग चुरा लेते थे उसको। मैंने कहा हम निकाल के हम भी इसको यूज़ करेंगे। वह एक ऐसा नहीं कि देते नहीं थे, बस वही है कि हमको ज़्यादा आदत लग गई थी, यानी कई बार उसको यूज़ कर लो इस तरीके से, जहाँ पे मन किया वहीं पे अपना उसको, एक बड़ा ही टेस्टी सा चूरन लगता था वो। ठीक है, तो ये इस तरीके से तो हल्दी बहुत अच्छा है। आप लोगों को अगर जिंदगी में कभी भी पेन हो, दर्द हो, दूध में हल्दी डालकर पी जाओ, और सर्दियों में तो बहुत अच्छी रहती है यार। ठीक है, इम्यून सिस्टम को डेवलप करेगी, तो ये बोल सकते हैं। जो निजामाबाद है यहाँ पर, ये इसको टर्मरिक कल्टीवेशन के नाम से जाना जाता है काफी लार्ज स्केल पर। बाकी कैसे इंप्रूव करना है कल्टीवेशन प्रैक्टिस, मार्केट एक्सेस और इकोनॉमिक आउटकम क्या होगा, किस तरीके से इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिलेगी और क्या क्या पॉलिसीज हो सकती है, वो सारी बातें यहाँ पर सपोर्टिव देखने को मिलेगी। तो बात थी तेलंगाना की, प्रोजेक्ट के बारे में बात की, बेसिक इंफॉर्मेशन है, हल्का सा आइडिया आप लोग इसके बारे में रख सकते हैं। यहां पर जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है एक इंपॉर्टेंट वीक के बारे में, जिसको बोला जाता है वाइल्ड लाइफ वीक। तो वाइल्ड लाइफ वीक जो है ये 2 अक्टूबर यानी कि आज से डेट से स्टार्ट हो रहा है, और 7 अक्टूबर तक आप लोगों का देखने को मिलेगा वंदलूर जू के अंदर में। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, थोड़ा सा सुनिएगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं जो इस तरीके से कोई पर्टिकुलर एरिया न्यूज में होता है। इसको यहाँ पर अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क के नाम से भी आप लोग जानते हैं, वंदलूर के अंदर में, इसलिए इसका नाम वंदलूर जू भी रखा गया है। इसके अंदर में अब की बार वाइल्ड लाइफ जो वीक है वो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये वाइल्ड लाइफ वीक क्या है, ये एनुअल प्रोग्राम है, 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक चलता है। पर्पज क्या है कि लोगों को अवेयर करना कंजर्वेशन के बारे में, प्रोटेक्शन के बारे में, हैबिटेट के बारे में, यानी कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीजें जो हैं वहां पर जो जीव जंतु है उनको किस तरीके से लोगों को प्रोटेक्शन करने के बारे में बता सकते हैं, उससे रिलेटेड है। यहाँ पर पार्टनरशिप है वाइल्ड लाइफ
पार्टनरशिप फॉर द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के बारे में बात की जा रही है, जो कि अब की बार की इसकी थीम है, जिससे क्या होगा, हम लोग सोसाइटी के अंदर में कोई डिफरेंस ला पाएंगे मिलकर। एक इंडिविजुअल कोई काम कर रहा है और कई सारे लोग काम कर रहे हैं तो फर्क तो आप लोगों को लगेगा, तो इसलिए थीम पार्टनरशिप के ऊपर यहां पर रख दी। पर लेकिन इतना पढ़ना काफी नहीं है, इसी के साथ में हम लोग यहाँ पर अरिगनार या फिर अन्न जो जूलॉजिकल पार्क है इसके बारे में हम लोग जानते हैं, जिसको वंदलूर जू के नाम से हम लोग जान रहे थे। कहां पर है? तमिलनाडु, चेन्नई। ये 1855 में यहां पर स्टेब्लिश किया गया। नाम मैंने बताया थी, यहां पर ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे जिनके नाम पर, तमिलनाडु के, जिनके नाम पर इसका नाम रखा गया। वन ऑफ द ओल्डेस्ट जू है इंडिया के अंदर में। कंजर्वेशन, एजुकेशन, इसी के साथ में रिसर्च के लिए जाना जाता है। कई सारे मैमल्स, बर्ड, रेप्टाइल्स, एम्फीबियन, कई सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, और कुछ तो ऐसे भी हैं जो कि इंडेंजर की कैटेगरी में देखने को मिलेंगे, जिनको कंजर्वेशन प्रोवाइड कराना काफी ज्यादा जरूरी है। तो यहां पर क्या हो गया, एक आप लोगों से वीक के बारे में देख लें यहां पर, इसी के साथ में वाइल्ड लाइफ वीक के बारे में बात कर ली, एक पर्टिकुलर जूलॉजिकल पार्क के बारे में बात कर ली। तो बेसिक चीजें कई बार क्वेश्चन में बन जाते हैं, हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। ये छोटा सा आर्टिकल है, इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। आरबीआई के द्वारा रिसेंटली अभी रिलीज की गई, जिसको बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मंथली बुलेटिन, सितंबर के महीने की जो रिलीज की गई, उसमें बोला गया कि लोगों की जो सेविंग है वो 5% से यहाँ पर घट गई है। यहाँ पर 5% पर बेसिकली अभी जो है सेविंग फॉल आ गई है 5% पर, पहले 11% थी अगर कंपेयर करेंगे। ये यहाँ पर बेसिकली ये तो घटी है, इसी के साथ में बोला गया कि लोगों का जो लोन लेने का क्राइटेरिया है पहले कंपेयर में अब बढ़ गया है, यानी कि हाउसिंग लोन लो हो जाए जो काफी ज्यादा ले रहे हैं, ये भी काफी ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। एजुकेशन लोन काफी ले रहे हैं, व्हीकल लोन यानी कि गाड़ी वगैरह के लिए भी लोन काफी सारे लोग ले रहे हैं। तो ये चीजें अभी रिसेंटली आप लोगों को बढ़ती हुई नजर आई है। पर लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक है कि पर्सनल लोन लोगों के बढ़ रहे हैं, लोग पर्सनल लोन भी यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर ले रहे हैं। ये सारी की सारी बातें आरबीआई ने जो है वो अपने बुलेटिन के अंदर बताई है, जो कि आरबीआई जो है मंथली ये बुलेटिन रिलीज करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं आरबीआई के ग्रेड बी ऑफिसर की, तो उसके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं आरबीआई से रिलेटेड जो भी डेटा होता है ये। और एक छोटी सी बात यहाँ पर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो रिपोर्ट है वो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही यहाँ पर निकाल कर लेकर आते हैं। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था, जो कि आप लोग हल्का सा याद यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। एक छोटा सा आर्टिकल रह गया, इसको बाद में देख लेंगे, क्योंकि हल्का सा डिटेल में इसके बारे में कुछ बातें मुझे करनी है, तो इतना टाइम बचा नहीं है, लेक्चर ऑलरेडी काफी लेंथी हो चुका है। तो अपना ध्यान रखिए और अच्छे से एंजॉय करते रहिए। तो इसी तरीके से कोई भी डाउट हो तो पूछ भी लिया करो, ठीक है। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, देखता हूं कौन सी आंसर देता है। बात की जा रही है सेला टनल के बारे में, कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश, आसाम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर सिक्किम? सही आंसर बताइए। डिस्कस किया था मैंने आप लोगों से, यहां पर बात की जा रही है शस्त्रा रामानुजम प्राइज के बारे में। ये किस फील्ड में दिया जाता है ये आप लोगों को बताना है। मैथमेटिक्स, लिटरेसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिजिक्स, ये बताइए सही आंसर इसका क्या है। ये टॉपिक मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, ये बात की जा रही है पोक्सो एक्ट के बारे में, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ये बात की जा रही है कि एडमिनिस्टर किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन के द्वारा इन चाइल्ड वेलफेयर। जो विक्टिम है सेक्सुअल अब्यूज का, उसको रिपोर्ट कर सकते हैं विद इन 1 ईयर, ये बोला गया है। और रिक्वायर है स्पेशल कोर्ट की कंप्लीट करने के लिए, जो विद इन 1 ईयर ड्यूरेशन के जो भी यहां पर ऐसा कोई केस निकल कर आता है। तो ओनली 1, ओनली 2, ऑल या फिर नन, सही आंसर आप लोगों को बताना है। यहां पर याद आ रहा होगा एक आर्टिकल मैंने डिस्कस किया था इंटरनेट कुकीज के बारे में, आप लोगों से बोला जा रहा है कि दे कंटेन द टाइनी अमाउंट ऑफ डेटा, जो कि यहां पर एक तरीके से अबाउट द यूजर, जो यहां पर आप लोग देते हैं ना उसके बाद फिक्स रहती है उसकी मेमोरी में, ठीक है। जो सेशन कुकीज हैं वो स्टोर करती हैं कंप्यूटर मेमोरीज में परमानेंटली, विच कैन नॉट बी डिलीटेड। तो ओनली 1, ओनली 2, बोथ या फिर नन, सही आंसर क्या है ये आप लोग बताइए। बाकी ये सीसेट का क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए और बताइए कि आप लोगों का जो है सही आंसर क्या निकल कर आता है। तो देखता हूं कौन सही आंसर यहां पर देता है। तो मुझे लगता है कि आप लोग अच्छे से पार्टिसिपेट करोगे और क्वेश्चन के आंसर जो है वो सही देंगे। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है? ये है अरुणाचल प्रदेश, काफी तसल्ली में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है मैथमेटिक्स में दिया जाता है, अब की बार किसको मिला है ये बताइए, क्योंकि 22 दिसंबर को भी ये न्यूज में आएगा, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर ये बुर्किना फासो के बारे में, इसको भी आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने अभी डिस्कस किया आप लोगों से कि कहां पर ये लोकेटेड है, मेडिटेरेनियन सी में, और बोला गया प्रेसिडेंशियल सिस्टम फॉलो किया जाता है। तो यहां सर मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, तो सही आंसर क्या है आप लोग यहां पर इसको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मेडिटेरेनियन सी में नहीं है। अभी मैंने आप लोगों को लोकेशन दिखाई थी काफी अच्छे से, तो आप लोग यहां पर याद रखिएगा, इसके बारे में डाउट नहीं होना चाहिए। ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन था इसका आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा बेसिकली 2, क्योंकि कोई लिमिट नहीं है। अगर किसी के बच्चे के साथ में ऐसा केस हो जाता है तो कभी भी उसको हम लोग लेकर जा सकते हैं, ठीक है, ताकि उसका सोल्यूशन निकाला जा सके। इसके लिए क्वेश्चन 1 आप लोगों को सही देखने को मिलेगा, क्योंकि सेशन क्यूबी जो है उनको डिलीट किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर ये आप लोगों को परमानेंटली स्टोर होती नजर आएंगी। तो ये तो एक तरीके से बेतुकी बात थी, तो इसके बारे में याद रख सकते हैं आप लोग।
और बाकी सी सेट का क्वेश्चन था, इसका आंसर आप लोगों को डी देखने को मिलेगा। ठीक है, 48 यहां पर आप लोगों के सामने निकल कर आता है। और फिर से मैं बता दूं, पेपर आप लोगों के दोनों पब्लिश हो गए, सी सेट वाला भी और जीएस वाला भी। और मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे जो हैं पहले स्टार्टिंग में सी सेट में एडमिशन नहीं लेता, अब बहुत सारे बच्चे जो हैं वो सी सेट में एडमिशन लेते हुए नजर आ रहे हैं। अभी भी टाइम है, चीज़ों को अच्छे से कवर कर लीजिए, क्योंकि एक साल जो है वो वरना आप लोगों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। बड़े ही प्यार से यहाँ पर बहुत टीचर जो सी सेट के अंदर में देखिए कितने शानदार तरीके से पढ़ा रहे हैं, उसमें आप लोगों की सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से कवर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट एरिया के बारे में, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क। तो गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये सासन गिर गुजरात के अंदर में देखने को मिलेगा। तो ये 1965 में यहाँ पर बेसिकली क्रिएट किया गया था। नए शब्द आप लोगों के सामने जो कि आप लोगों की इंग्लिश जो है वो इंप्रूव करते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। पहला शब्द है, इसको बोला गया है बंगल, मतलब होता है गड़बड़ करना, एक तरीके से हड़बड़ाहट में रहना, तो ये शब्द आप लोग यूज कर सकते हैं। कंस्टेशन होता है बेसिकली बेचैनी, एक तरीके से ये भी इसी से मिलता जुलता है, हड़बड़ाहट घड़बड़ाहट। ठीक है, तो दोनों एक तरीके से आप लोग आपस में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला शब्द हो गया बंगल, दूसरा हो गया कंस्टेनेशन। ठीक है, नेक्स्ट हो गया लेविटेशन, ये होता है उत्थान। ठीक है, इसके लिए ये शब्द यूज किया था। तो एक थोड़े से लेविटेशन ना, थोड़ा सा उठी हुई पोजीशन भी आप लोग बोल सकते हो या फिर ऊंची रैंक बोल सकते हो, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा ये बेसिकली एक उसके नहीं जो मैटर होती है कि लेविट एक तरीके से थोड़ी सी ऊपर उठकर चलती है, वो वाला वर्ड भी लेविटेशन यूज किया था वहां पर भी। नेक्स्ट शब्द है यहाँ पर, ये है रेविनस, यानी कि भूख लगना, बेसिकली ह्यूज एपेटाइट, तो ये होता है। स्कैरी मतलब एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं भागना, चीजों से डर के भाग जाना। तो ये शब्द आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, काफी इंटरेस्टिंग है। बाकी आज का चैलेंज किस किस का पूरा हुआ ये जरूर बताना। और फिर से राम राम भाई सारन है, शानदार तरीके से लाइफ को एंजॉय करिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, और आप भी अपना चैलेंज जो है वो फॉलो करना है। ठीक है, 21 या फिर 75 जो भी आप लोगों को सुटेबल लगे, 21 दिन में इंसान की आदत बन जाती है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों की आदत बनेगी, और जिंदगी में ये आदत बन गई तो उसे पकड़े रखना, फिर कभी छोड़ना मत। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, तब तक उन्हें ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।